आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने रिलीज किया है सेशन 2022-23 के लिए। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर के इक्विवेलेंट है। सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो एग्जाम में आपका आएगा। इसमें जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना 80 है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये जो 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर को, उसमें आपको क्या करना है, जो इसके तीनों सेक्शन है, रीडिंग है, ग्रामर एंड राइटिंग है और लिटरेचर है, इसको बिल्कुल थ्रोली पढ़ लेना है ताकि जितने भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इसमें मिलेंगे आपको ईच पार्ट में, और जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ध्यान से ना, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बन जाना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस, और कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ईजी होने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में एक सही स्ट्रेटेजी बन जाएगा और सारी इंस्ट्रक्शंस को आप काफ़ी ध्यान से समझ जाएंगे तो अनवांटेड मिस्टेक्स जो ना आपसे नहीं होंगे। तो चलिए फिर एक एक करके ना इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को कैसे फुल मार्क्स के लिए हम लोग सॉल्व करें उसको समझते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो 10 मार्क्स का है और ये अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा जो स्ट्रेटेजी है कि हम लोग पैराग्राफ वाइज पढ़ें और उसके बाद जो पैराग्राफ से क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करें, फिर दूसरे पैराग्राफ पे चलें। जैसे कि इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पैराग्राफ 1 से लिया गया है और इसमें टोटल जो है ना 5 पैरा हैं। तो एक एक पैरा को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ना हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो फर्स्ट पैरा में बोलता है कि हिस्ट्री इन जनरल रिमेन्स एन इंडिवर टू सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट द पास्ट इन अ कंटेम्प्रेरी लाइट। तो देखिए जो इतिहास होता है वो आमतौर पर क्या होता है, एक प्रकार का प्रयास होता है सच्चाई को खोजने का जो कि भूतकाल में या पास्ट में होता है, लेकिन उसका जो नज़रिया होता है वर्तमान का होता है। कंटेम्प्रेरी मतलब जो समकालीन होता है ना, उसके नज़रिए से हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं और सच्चाई की तलाश करते हैं। द सर्च इज डन बाई एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। और ये जो सर्च होता है ना वो कैसे किया जाता है कि एक ट्रेजर ट्रोव के थ्रू किया जाता है, उसको एग्जामिन करने के द्वारा किया जाता है जो कि डॉक्यूमेंटेड हुआ रहता है पास्ट में या भूतकाल में। तो ट्रेजर ट्रोव क्या होता है कि एक ऐसा ट्रेजर होता है जिसको कोई भी पा सकता है, कोई भी खोज सकता है अगर वो परिश्रम करता है या खोजता है। तो दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। और ये जो है ना बिल्कुल सही है हिस्ट्री ऑफ फूड के लिए भी। कुक बुक्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन रिसर्चिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिटी। ये जो कुक बुक्स होते हैं ना, खाने के ऊपर लिखी गई किताबें होते हैं, इन्होंने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है किसी भी कम्युनिटी के हिस्ट्री के रिसर्च के लिए। द रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड आर नियरली एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इटसेल्फ। और जो इसका जड़ है कि जब फूड को रिकॉर्ड किया जाता था उसका इतिहास बिल्कुल उतना ही पुराना है जितना पुराना जो है ना लिखने का इतिहास है, राइटिंग का इतिहास है। इन द ईस्ट मेंग सेंग ऑफ टेंग डायनेस्टी रिकॉर्डेड द ओरिजिन एंड यूजेज ऑफ एवरी फूड कंज्यूम्ड इन द कोर्ट। और पूर्व में जो मेंग सेंग डायनेस्टी, मेंग सेंग थे जो कि टेंग डायनेस्टी थे, उन्होंने जो ओरिजिन और यूजेज ऑफ जो भी फूड खाया जाता था उनके दरबार में, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। इन इंडिया mythology mentions that the oldest and first ever book on cookery is Pakadarpanam, the mirror of culinary skills written by King Nal। तो देखिए जो राजा नल थे उनके द्वारा लिखी गई जो किताब है उसको माना जाता है कि सबसे पुरानी किताब है और फर्स्ट किताब है कुकरी के ऊपर या खाना बनाने के कार्य के ऊपर, और इसका नाम है पाकादरपनम। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। तो देखिए ये जो हमने समझा हुआ है इस लाइन को पैराग्राफ 1 में, इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाई वुड द ऑथर रिफर टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। कि ऑथर या लेखक जो है ना यहाँ पे कुक बुक्स को ट्रेजर ट्रोव क्यों बोल रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए है बिकॉज दे कंटेन रेसिपीज फॉर रिच फूड्स। तो देखिए उनमें जो रेसिपी होता है वो केवल रिच फूड्स का होता है, ऐसा तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है बिकॉज राइटिंग देम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो यहाँ पे राइटर ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि इसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए और पैसा चाहिए, तो भी कट हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से एक एक ऑप्शन को हमको चूज करना है ना, यहाँ पे बहुत सारा गलती होता है। सी है बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। बिल्कुल यही सही है क्योंकि उनमें जो है ना एक खजाना है पास्ट का, और वो जो है ना खजाना इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में है कि उस समय का समय कैसा था, लोग क्या खाते थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी बोलता है बिकॉज राइटिंग रेसिपीज इज कंसिडर्ड अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। तो ऐसा भी वो नहीं बोल रहे हैं कि जो रेसिपीज लिखना है वो एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस हुआ करता था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
रिफर द फॉलोइंग फ्रॉम पैराग्राफ 1। मेंशन रिकॉर्ड्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन कोर्ट, किंग नल, पकादर पानम, द ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी, पैराग्राफ 1। तो देखिए दो चीज़ें बता रहा है इसमें कि जो मेंशन थे उन्होंने रिकॉर्ड किया था जो भी फूड खाया जाता था दरबार में, और किंग नल जो थे उन्होंने सबसे ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी को लिखा था। Which of the option display the most likely the region the first cook books were from रॉयल हाउस होल्ड्स। तो इसमें कौन सा रीजन जो है ना, कौन सा कारण सबसे ज़्यादा हो सकता है कि जो कुक बुक्स थे जो कि पहली बार लिखे गए थे वो रॉयल हाउस होल्ड से थे, राजाओं के द्वारा लिखे गए थे। तो ये है द रॉयल्टी वाज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मिल्स, कि जो रॉयल्टी होते थे, जो राजा लोग होते थे, क्या वो सारा खाने का प्लानिंग करते थे? ये बिल्कुल कट हो जाएगा, नहीं करते थे। बी है द रॉयल्टी वांटेड ऑर्डनरी फोक टू नो हाउ टू ईट लाइक थिंग्स। तो जो रॉयल्टी है वही भी नहीं चाहते थे कि आम जनता जाने कि कैसे खाना खाया जाता है राजाओं के तरह से, तो ये भी कट हो जाएगा। सी है द रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड टू फॉरेन विजिटर्स, कि जो विदेश से आते थे लोग उनको रॉयल्टी चाहते थे कि रेडी टू सर्व करें स्पेशल फूड को, तो ये भी नहीं है। डी देखें तो रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। तो देखिए उस समय गरीब आदमी के पास तो लिखने का कोई जरिया होता नहीं था, न ही बनाने का कोई तरीका होता था कॉम्प्लेक्स डिशेस को, वो केवल राजाओं के पास ही हो सकता था। इसी कारण से जो ना राजा लोग ही ये सब काम किया करते थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो रॉयल्टी होते थे उन्हीं के पास रिसोर्सेस होता था कॉम्प्लेक्स डिशेस को क्रिएट करने का और डॉक्यूमेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो पैराग्राफ 2 से लिया गया है, तो पैराग्राफ 2 को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को फिर हम लोग करेंगे। देखिए पैराग्राफ 2 में है कि कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो देखिए कुक बुक्स जो है ना वो एक प्रकाश देने वाले गाइडिंग लाइट हैं, राह दिखाने वाले हैं, जो कि हमको एक यात्रा पे ले जाते हैं कि उस समय जब ये कुक बुक्स लिखे गए थे उस समय की जो परंपराएं हैं और जो सभ्यता है वो कैसी थी, ट्रेडिशंस और कल्चर कैसी थी। स्कॉलर्स इन द पास्ट आल्सो बिलीव्ड दैट कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स बट आल्सो मटेरियल फैक्टर्स सच एज ट्रेड एंड नेटवर्क। तो जो स्कॉलर्स हैं वो भूतकाल में इस चीज़ पे विश्वास करते थे कि कुक बुक्स जो है एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, न केवल इस चीज़ को समझने के लिए कि उस समय सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रोल कैसे हुआ करते थे, बल्कि एक संसाधन, एक मटेरियल फैक्टर हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि उस समय का ट्रेड और नेटवर्क का कैसा था। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसको समझने के बाद। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस यूजेज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द लाइन अबव। तो देखिए यहाँ पे जो कुक बुक्स आर गाइडिंग लाइट, मान लीजिए इसका लिटरेरी डिवाइस आपको नहीं समझ में आता है तो इसके सेंस को समझिए कि एक मार्गदर्शक प्रकाश है कुक बुक्स, इस संदर्भ में इसको बोला जा रहा है। और ये चारों सेंटेंस को पढ़ के हम लोग सोचेंगे और इसके साथ उसको मिलाएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है ना इसी के सिमिलर सेंस को बता रहा है। ये बोलता है द केक इज़ द हेवन ऑफ टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो केक है ना वो स्वाद का स्वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ बताया जा रहा है ना वही चीज़ इसमें कुक बुक्स के ऊपर बताया जा रहा है कि कुक बुक्स जो है ना वो एक गाइडिंग लाइट है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। और यहाँ पे केक के लिए भी वही बताया गया है कि वो टेस्ट का स्वर्ग है या स्वाद का स्वर्ग है। तो देखिए इस प्रकार से हम मिला सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि दोनों के लिटरेरी डिवाइस जो है ना वो सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो इसके ऑप्शन है कि दीज ग्रेप्स आर एज स्वीट एज कैंडी। तो देखिए इसमें तो ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेप्स जो है ना उसी प्रकार से मीठे हैं जैसे कि कैंडी होता है, तो नहीं होगा। और सी देखिए कि दीज बिस्किट्स आर डिलीशियस दे आर द बेस्ट। इसमें ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है कि किसी चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के स्वाद के ऊपर, तो सी भी नहीं होगा। और डी है दिस रेसिपी वाज सो इंटरेस्टिंग इट जम्प्ड राइट ऑफ द पेज। तो देखिए इट जम्प्ड राइट ऑफ द पेज, ये भी जो मीनिंग निकल रहा है ना ये पेज से कूद के बाहर आ गया, वो मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन 4 है द ऑथर सेज कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। पैराग्राफ 2 में हमने समझा है कि यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो कुक बुक्स होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जो जेंडर या लिंग के ऊपर आधारित स्पेसिफिक रोल या काम क्या क्या होते थे। क्वेश्चन है कि स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इन्फॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। तो यहाँ पे एक रीजन बताना है कि कैसे कुक बुक्स जो है ना हमको बता सकते हैं उस समय के बारे में कि उस समय जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स थे वो कैसे थे। तो देखिए कुक बुक्स जो है ना हमको इस प्रकार से बता सकते हैं
कि उस समय जो कुक बुक लिखा करते थे वो ज़्यादातर पुरुष हुआ करते थे ना, मेन लोग हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मेन लोग ही लिखना जानते थे और चीज़ों को रिकॉर्ड करना जानते थे और उन्हीं के पास वो एबिलिटी हुआ करता था। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि द ऑथर्स ऑफ कुक बुक्स रिटन इन द पास्ट मे हैव मोस्टली बीन मेन एज ओनली दे वर टॉट टू राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी पैराग्राफ 2 से है कि प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क। कि एक एग्जाम्पल से हमको समझाना है कि कैसे कुक बुक्स जो है ना एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स हो सकते हैं, किसके लिए, ट्रेड और नेटवर्क के लिए। तो देखिए जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुआ करते थे कुक बुक्स में वो बताते थे कि वो इंग्रेडिएंट किस एरिया से आएंगे, क्योंकि उस समय जो इंग्रेडिएंट जिस एरिया में मिलते थे ना, अगर उस एरिया के बजाय दूसरे एरिया में मिल रहे हैं तो हमको मालूम होगा कि वहाँ से ट्रेड होता था, एक नेटवर्क का बना हुआ था। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द कुक बुक्स कुड रिवील द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ कम्युनिटी थ्रू ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ना वो पैराग्राफ 3 से रिलेटेड है, तो पैराग्राफ 3 को पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। पैराग्राफ 3 है, सो व्हाट कुड बी कंसिडर्ड अ कुक बुक इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। कि किसको आज कुक बुक बोला जाएगा हमारे आधुनिक समाज में। इट हैज बीन नोटेड रिसेंटली दैट देयर इज अ सर्ज इन द नंबर ऑफ इंफोटेनमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स अबाउट फूड। तो देखिए आजकल इस चीज़ को नोट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंफोटेनेंट और डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम जो कि फूड से रिलेटेड होते हैं। फूड के जो रिलेटेड वीडियो है ना, जिनमें इन्फॉर्मेशन भी होता है और इंटरटेनमेंट भी होता है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना इंफोटेनमेंट, इसमें 2 वर्ड मिले हुए हैं, इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट। तो आजकल देखिएगा कि जो भी हम लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह में देखते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन भी होता है और इंटरटेनमेंट भी होता है। तो इन टाइप के प्रोग्राम जो है ना फूड से रिलेटेड काफ़ी बढ़ चुके हैं। रेसिपीज आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट कुक बुक्स। और आजकल रेसिपी जो है ना खाना बनाने के जो तरीके होते हैं वो केवल कुक बुक्स में ही हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन culinary एक्सपर्ट्स आर कुकिंग देयर वे टू सेलिब्रिटी स्टेटस। आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग खाना बना रहे हैं उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है और बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं। एंड दे आर अचीविंग दिस बाय सोशल मीडिया। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो सोशल मीडिया का है। एज दे डिमिस्टिफाई इंडियन क्यूजिन एंड ऑफर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू क्रिएटिंग mouth-watering Indian dishes. These talented men and women are inspiring a lot of Indians to pick up their ladles and try out various recipes in their own kitchens. तो देखिए ये जो टैलेंटेड मैन और वुमेन हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो भारतीय व्यंजन है उसको डिमिस्टिफाई कर रहे हैं, उसके रहस्य को उजागर कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि लोग मुंह में पानी आने वाले जो इंडियन डिशेस हैं उनको बड़े आसानी से बना सकें। इसके कारण बहुत सारे जो भारतीय हैं वो लेडल्स ले रहे हैं, माने खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो रेसिपीज हैं ना अपने किचन पे वो तैयार कर रहे हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। यहाँ पे फ्रेज हमको खोजना है पैराग्राफ 3 में। इसमें लिखता है ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। कि क्या चीज़ जो है ना धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। तो देखिए पैराग्राफ 3 में यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये होगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना। तो इसका आंसर होगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो पैराग्राफ 4 से है। तो पैराग्राफ 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके सॉल्यूशन को फिर हम लोग समझते हैं। तो देखिए पैराग्राफ 4 है इसमें कि द सोशल मीडिया शेप्स आर हियर टू स्टे। जो सोशल मीडिया में शेप काम कर रहे हैं ना वो लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि उनका काम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। नो लॉन्गर डज एन एमेच्योर होम शेफ हैव टू स्ट्रगल विथ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द रेसिपी इंस्ट्रक्शन मीन्स व्हेन इट सेज थिंग्स लाइक। तो देखिए आजकल जो अमेच्योर जो लोग खाना बनाना नहीं जानते उन लोगों को किसी चीज़ को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता जो कि रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस में होता है कि उसका एग्जैक्टली या वास्तविक मीनिंग क्या है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, द बेटर शुड बी ऑफ पोरिंग कंसिस्टेंसी। कि जो बेटर है वो एक पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब इसको आप पढ़ के नहीं समझ सकते। नाउ वन कैन सी द शेफ डिमोस्ट्रेट ऑन वीडियो व्हाट एग्जैक्टली पोरिंग कंसिस्टेंसी आर टू बी लाइक। तो आप जो है ना वीडियो के थ्रू आदमी देख सकता है कि जो पोरिंग कंसिस्टेंसी है ना वो एक्चुअल में कैसा होता है और केवल पढ़ के इमेजिन करने से वो चीज़ नहीं हो पाता था। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द सोशल मीडिया शेप्स आर हियर टू स्टे, व्हिच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन इन द अबव लाइन। तो देखिए ये जो लाइन है ना इसमें क्या बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो शेफ काम कर रहे हैं ना उनका काम इतना ज़्यादा प्रभावकारी है कि वो लोग लंबे समय तक रहेंगे। तो इस चारों में से कौन सा वर्ड जो है ना इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है।
ये बोलता है क्यूरियस, क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु, इसमें तो जिज्ञासु वाला कोई बात नहीं है। बी है होपफुल, इसमें वो आशावादी भी नहीं है, कॉन्फिडेंट है पूरा, आशा वाला बात नहीं है कि वो हो गया नहीं होगा वाला बात नहीं है, ते भी नहीं होगा। और सी है कॉन्फिडेंट, बिल्कुल जो राइटर है ना कॉन्फिडेंट है कि जो सोशल मीडिया शेप्स हैं ना उनका काम इतना प्रभावकारी है कि लंबे समय तक रहेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और डी है आर्गूमेंटेटिव, तो कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहे हैं वो, तो डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजन्स व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग, कि इस पैसेज के आधार पे हमको बताना है कि कौन से ऐसे 2 कारण हैं जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन है या भारतीय हैं वो कुकिंग करना पसंद कर रहे हैं या आर्ट ऑफ कुकिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें का फर्स्ट रीज़न क्या है कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे जो कुकिंग चैनल है ना वो हमको दिखाई देते हैं, कुकिंग शो हमको दिखाई देते हैं और डॉक्यूमेंट्री दिखाई देते हैं फूड के ऊपर, जिससे लोगों का जो अट्रैक्शन है ना, मोटिवेशन है और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जिससे वो आर्ट ऑफ कुकिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ द राइज इन द नंबर ऑफ शोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट फूड। सेकेंड में देखिए कि जो वीडियो है ना उसको फॉलो करना काफ़ी ईजी होता है कुक बुक को फॉलो करने के बजाय, और वीडियो जो है ना एकदम रियलिस्टिक होता है। तो सेकेंड में लिखेंगे कि बिकॉज फॉलोइंग अ वीडियो इज ईजियर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन अ कुक बुक, कुक बुक के शब्दों को समझने के बजाय वीडियो को फॉलो करना ज़्यादा ईजी होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द पैसेज which of these is not suggested as a reason for people posting on social media about the food they cooked, कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा चीज़ जो है ना उसको सजेस्ट नहीं किया गया है एक रीजन के लिए, एक कारण के लिए कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जो फूड से रिलेटेड वीडियोस है ना जो लोग कुक करते हैं उसको पोस्ट करते हैं। तो जिसमें ए बोलता है देखिए टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड अ टास्क। तो देखिए सबसे पहला तो इसमें जो सजेस्ट किया गया है इस पैसेज में कि लोग ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने खाना बनाने जैसे कार्य को पूरा कर लिया, एक टास्क को कंप्लीट कर लिया, इसके कारण वो शेयर करते हैं। तो नाट में तो नहीं होगा, तो ऑप्शन कट हो जाएगा। बी है टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट दे हैव कुक्ड, तो बिल्कुल वो लोग एक मेंटेन करना चाहते हैं रिकॉर्ड कि उन्होंने जो कुक किया है, इसके कारण उसको पोस्ट करते हैं, तो ये भी नाट में नहीं होगा, तो भी कट हो जाएगा। सी है टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज्ड फॉर मेकिंग द डिश, कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उन्होंने जो डिश बनाया है उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए हुए हैं, ते भी नाट में नहीं होगा। और डी देखिए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन एमंग देयर फॉलोअर्स, तो देखिए उनका इरादा बिल्कुल नहीं रहता कि वो जो फॉलोअर हैं उनके मन में जो है ना सेंस ऑफ कंपटीशन वो लोग पैदा करें। तो ये जो नाट वाला बोल रहा है ना उसके लिए एग्जैक्टली ऑप्शन डी ही सही होगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है कि राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज, इस पैसेज का एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। तो देखिए टाइटल आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक, वैल्यू ऑफ कुक बुक्स, है ना, तो इसमें आप टाइटल में लिख दीजिएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक्स, और अपने हिसाब से भी आप टाइटल बना सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो चूंकि हमने पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन के आंसर को किया है, तो हमको लास्ट जो पैरा है ना, पैरा नंबर 5, इसको पढ़ने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये टाइम जो है ना हमारा बच गया। इसीलिए हमको पैराग्राफ के अनुसार पढ़ते हुए क्वेश्चन के आंसर को करना चाहिए। क्वेश्चन 2 है रीड द पैसेज गिवन बिलो, यहाँ पे एक एनालिटिकल पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस 10 है, 10 मार्क्स के, उसको सॉल्व करना है। तो पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं और क्वेश्चंस को कैसे ईजी वे में हम सॉल्व करें इसको अच्छे से हम लोग अभी समझेंगे। कि प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड मेनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवार्ड्स, कि वीडियो गेम खेलना जो है ना वो न केवल मनोरंजन देता है बल्कि बहुत सारे सामाजिक और साइकोलॉजिकल रिवार्ड से भी देता है। हाउएवर वीडियो गेम एडिक्शन आल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड, लेकिन वीडियो गेम से रिलेटेड जो एडिक्शन है, आदत है, इसको भी कंसिडर करने का, सोचने का ज़रूरत है। रिसर्चर्स हैव नोटेड दैट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट प्लेइंग वीडियो गेम्स इज नॉट नेसेसरली अ कोर इंडिकेटर ऑफ एडिक्शन, कि रिसर्चर्स ने नोट किया है कि कितना घंटा आप वीडियो गेम में बिता रहे हैं, वीडियो गेम खेलने में बिता रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि एक कोर इंडिकेटर हो, एक महत्वपूर्ण तत्व हो एडिक्शन का या आदत का। Instead, several factors such as how fun or challenging a game is, or being able to play with friends are also important determinants to understanding whether a game is addictive or just engaging. इसके बजाय में बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि उस गेम में कितना मज़ा आ रहा है, वो गेम कितना चैलेंजिंग है, या अपने दोस्तों के साथ आप कितना उस गेम को खेल पा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट्स हैं, कारक हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि गेम जो है ना या ये आदत में आपका बदल चुका है या केवल कुछ देर के लिए एंगेज होकर उसमें आप खेल रहे हैं। तो देखिए जो पैराग्राफ है ना हमको ऐसा बोल रहा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है कि बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजन्स व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स,
तो ये जो पैसेज हमने पढ़ा हुआ है उसके आधार पर हमको बताना है कि कौन से 2 रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण हमको वीडियो गेम्स को स्टडी करना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला तो रीज़न जो साफ दिख रहा है, जो हमने समझा है कि हम इस चीज़ को समझें कि कब वो एडिक्शन बनता है, कब वो आदत में तब्दील हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, और कब जो है ना वो केवल एक एंगेजमेंट रहता है या एक फन एक्टिविटी के रूप में रहता है। इसके फर्स्ट में लिखेंगे कि द फैक्टर्स दैट कुड इंक्रीज एडिक्शन टू अ गेम नीड टू बी अंडरस्टूड बेटर, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एडिक्शन को बढ़ा सकते हैं किसी भी गेम से रिलेटेड, उसको समझने की ज़रूरत है। और सेकेंड में देखिए वीडियो गेम्स को स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है कि हम समझ सकें कि लोगों के ऊपर उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, कि लोग इसके द्वारा सोशलाइज हो रहे हैं, उनका मेंटल एबिलिटी बढ़ रहा है, इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। तो सेकंड में लिखेंगे कि वीडियो गेम्स नीड टू बी स्टडीड टू बेटर अंडरस्टैंड देयर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन पीपल। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि लॉयला स्पेंड्स 2 hours अ डे प्लेइंग गेम्स ऑन हर फोन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू से शी इज एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, वाई नॉट, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो देखिए लायला जो है ना 2 घंटे वीडियो गेम को खेलने में अपने मोबाइल फ़ोन पे बिता रही है। तो इस पैसेज के अनुसार क्या ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि 2 घंटा लायला जो है ना वो गेम खेलती है फ़ोन पे, ये सफिशिएंट है कि वो वीडियो गेम से की एडिक्टेड है? तो इसमें पूछ रहा है वाई और वाई नॉट, कि या तो है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और इस आंसर को हमको एक सेंटेंस में देना है। देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना उसमें क्या बोला गया है कि वो केवल 2 hours जो है ना वीडियो गेम खेलने में बिताती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ये पता चलता है कि कोई आदमी जो है ना किसी गेम का एडिक्टिव है कि नहीं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2 घंटे बिताना जो है ना इतना कम समय है, और टाइम बिताना गेम में ये केवल एक फैक्टर नहीं होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकें एडिक्शन को। तो देखिए इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि नो शी इज नॉट एडिक्टेड एज देयर आर अदर फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन एडिक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो देखिए जो एनालॉजी यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोगों को करेक्टली सॉल्व करना है एक वर्ड के द्वारा जो कि पैराग्राफ 1 में है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं एनालॉजी में कि पॉलिसेस इसका होता है ग्रोस, और किसका होगा फैक्टर्स। तो देखिए पैराग्राफ 1 में देखते हैं हम लोग कि फैक्टर्स जो है ना वो किसका होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विद फ्रेंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर अ गेम इज एडिक्टिव आर जस्ट एंगेजिंग। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की जगह अगर हम लोग फैक्टर से भी लिखेंगे तो भी सेम मीनिंग निकलेगा कि विद फ्रेंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर अ गेम इज एडिक्टिव आर जस्ट एंगेजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा फैक्टर्स के साथ में इसका एनोलॉजी जो है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख देंगे एनोलॉजी में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेस्ड ऑन पैराग्राफ 1 इट कैन बी सेड दैट द लेवल ऑफ डेज एंड डेज इन ए वीडियो गेम डिटरमाइन हाउ एडिक्टिव इट कैन बी। तो देखिए पैराग्राफ 1 में हमने जो समझा है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्या आएगा डेज और डेज में, जिससे पता चलेगा कि वीडियो गेम जो है ना वो एडिक्टिव है कि नहीं। Which of these can go in the blanks to complete the sentence correctly। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ड दिया हुआ है, तो कौन सा जो है ना इन ब्लैंक्स में जाएगा जिससे सेंटेंस जो है वो करेक्टली कंप्लीट होगा। इसमें फर्स्ट बोलता है वैरायटी। तो देखिए हमने वैरायटी के बारे में तो नहीं पढ़ा है कि लेवल ऑफ वैरायटी यहाँ पे आएगा नहीं, तो वैरायटी होगा नहीं। सेकेंड है वायलेंस, तो हमने वायलेंस के बारे में भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड देखिए डिफ़िकल्टी, बिल्कुल डिफ़िकल्टी है कि जो डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है, तो थर्ड जो है ना एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसका एक डिफ़िकल्टी आएगा। और फोर्थ है पॉपुलरिटी। तो देखिए पॉपुलरिटी के बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, और यहाँ पे कहीं पे भी पॉपुलरिटी जो है नहीं आएगा। और फिफ्थ है एन्जॉयमेंट, तो यहाँ पे एन्जॉयमेंट भी आएगा। तो देखिए सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें वर्ड को फिट करके अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा कि इट कैन बी सेड दैट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड एन्जॉयमेंट इन अ वीडियो गेम डिटरमाइन हाउ एडिक्टिव इट कैन बी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बड़ा आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर हम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड एंड फिफ्थ, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, द स्टडी मेंशन्ड इन द पैसेज यूज्ड द गेम रिव्यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ गेम एडिक्टिव, स्टेट वन रीजन व्हाई गेम रिव्यूज वर एनालाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द स्टडी। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना पैराग्राफ के आगे के पैराग्राफों से लिया गया है, ये जो एनालिटिकल पैसेज है उसमें उसको पढ़ते हैं और इसके आंसर को हम लोग फिर करते हैं। तो देखिए इसमें पैराग्राफ 2 है कि स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द रीजन्स फॉर स्मार्टफोन गेम एडिक्शन। This was done by analyzing the reviews of games. Reviews were collected from games across different categories in an app store. A total of 25,200 reviews were collected containing references to the game being addictive. These reviews were analyzed and the number of times different factors were mentioned for terming a game as addictive was recorded.
तो देखिए एक ऐप के थ्रू जो है ना, रिव्यू के थ्रू इसमें स्मार्टफोन के गेम एडिक्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और उसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल हैं वो 25,200 रिव्यूज़ के लिए गए हैं और इनके आधार पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो गेम है ना वो एडिक्टिव है कि नहीं। तो देखिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा था, इसको पढ़ने के पहले तो इसमें हम इसके आंसर में लिखेंगे कि गेम रिव्यूज़ वुड बी इजिली एक्सेसिबल। तो देखिए इसमें जो पूछ रहा है कि स्टेट वन रीजन वाई गेम रिव्यूज़ वेयर एनालाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द स्टडी। तो ये रीज़न क्या होगा कि जो गेम रिव्यूज़ होते हैं ना वो बहुत आसानी से इजिली वो एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। उसको बड़ा आसानी से जो करने वाला है वो भी दे सकता है और जो पढ़ने वाला है वो भी पढ़ के उसको समझ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन 6 है कि बेस्ड ऑन द टेबल इन द पैसेज व्हिच टाइप ऑफ गेम डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे तो इसमें चैलेंजिंग जो है ना सबसे बड़ा है, फ्रेंड सबसे छोटा है और फन जो है ना वो बीच में है। तो सबसे पहले जो टेबल दिया हुआ है ना इसको देखते हैं, उसके बाद आंसर जो है ना इसका बहुत ईजी है। टेबल 1 बोलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्मार्टफोन गेमिंग एडिक्शन एज सीन इन द रिव्यूज़ ऑफ द गेम्स। तो यहाँ पे जो टेबल बताया गया है ना इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर्स को दिखाया गया है जो कि स्मार्टफोन के गेमिंग एडिक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गेम दिखाया गया है, देखिए एक्शन है, बोर्ड है, कार्ड है, वर्ड है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ना चैलेंजिंग में वो वर्ड का है और हमने नीचे ग्राफ में देखा हुआ था कि सबसे बड़ा ग्राफ जो है ना वो चैलेंजिंग का है। तो कौन सा गेम हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा वर्ड। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे ऑप्शन डी वर्ड। इसके बाद देखिए इसमें इसका जो सेकेंड पार्ट है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स का है, इसको भी करते हैं कि बेस्ड ऑन द टेबल इन द पैसेज इन विच कैटेगरी ऑफ गेम्स डज द फैक्टर ऑफ फन प्ले द लीस्ट रोल, आंसर इन वन वर्ड। तो देखिए जो टेबल इस पैसेज में दिया हुआ है उसमें बोलता है कि कौन से कैटेगरी ऑफ गेम्स में जो फैक्टर फन है ना वो सबसे कम रोल अदा करता है, एक वर्ड में आंसर देना है। तो फिर से एक बार टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो फैक्टर 2 है ना फ्रेंड्स और फैक्टर 3 है इसमें फन। तो इसमें जो पूछ रहा है कि फन जो है ना सबसे कम रोल किस में अदा करता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखिए एक्शन में ये जो फैक्टर 3 है फन 110 है और बाकी जो है ना ये ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्शन। एक्शन टाइप के गेम्स में जो फैक्टर 3 फन है ना वो सबसे लीस्ट रोल अदा करता है। अब इसमें क्वेश्चन 7 है कि डेवलपर ऑफ अ क्रॉसवर्ड पजल ऐप इज सीकिंग एडवाइस टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू द ऐप बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड व्हिच ऑफ दीज आइडियाज इज बेस्ट टू रिकमेंड टू द डेवलपर। तो देखिए एक डेवलपर है वो कौन सा पजल बना रहा है यहाँ पे कि क्रॉसवर्ड पजल ऐप बनाया हुआ है और उसको इम्प्रूव करने के लिए वो एडवाइस चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो गेम है ना वो क्रॉसवर्ड पजल है। क्रॉसवर्ड पजल क्या है, एक बोर्ड गेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग टेबल में देखते हैं कि बोर्ड गेम जो है किसमें सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ आया है। तो यहाँ पे देखेंगे बोर्ड गेम का जो है ना फ्रेंड्स के साथ में 697 का जो रिव्यूज़ है ना वो सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो 697 किस में है, फ्रेंड्स के साथ में है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर हम लोग को इसके एडवाइस को देना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ना बोलता है पहला ऑप्शन इसमें कि बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड व्हिच ऑफ दीज आइडियाज इज बेस्ट टू रिकमेंड टू द डेवलपर। तो कौन सा आइडिया जो है ना बेस्ट रिकमेंड होगा डेवलपर के लिए, तो ये बोलता है कि मेक द पजल्स टफर टू सॉल्व। ये तो नहीं पढ़ा है हमने कि जो पजल है उसको टफर टू सॉल्व करे, चैलेंजिंग करे। बी है अलाउ प्लेयर्स टू टीम अप आर कम्पीट विथ अदर प्लेयर्स। तो देखिए ये जो है ना बी वाला ऑप्शन है यही हमने समझा है क्योंकि इसका मतलब है कि वो दोस्तों को अलाउ करे या फ्रेंड्स को अलाउ करे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4 दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। तो देखिए पैराग्राफ 4 से है जिसमें पूछ रहा है कि एक वर्ड जो है ना यहाँ पे अंडरलाइंड है, ये वर्ड है, इसको पढ़ लेते हैं कि इट इज़ द यूनिवर्सल अपील ऑफ स्मार्टफोन्स दैट मेड वीडियो गेम्स वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल अपील है ना वो पैराग्राफ 4 में सेम मीनिंग रखता है कौन से वर्ड का। तो पैराग्राफ 4 को पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ 4 में देखिए बोलता है कि इट वाज सीन दैट 22.37% ऑफ द टोटल रिव्यूज इन द स्टडी दैट डिस्क्राइब्ड द गेम एज एडिक्टिव also described it as challenging. This was the most common factor associated with addictive games out of all the 9 factors. This was followed by 15.7% of the reviews mentioning the factor of friends. Although it is a glitch, the ubiquity of the internet has made the world a global village. Friends can now play and interact as a group
build virtual relationships within the game, and attain social recognition from others without even meeting in person. All of these factors can be highly engaging to players, and for some these could become addictive. तो देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सल अपील बोल रहा है ना, उसका जो वर्ड होता है अच्छे से समझिएगा, ये होता है उबिग्यूटी। ठीक है ना, ये जो उबिग्यूटी होता है ना, इसका सेम मीनिंग होता है ये जो हमने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल अपील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उबिग्यूटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस नीचे में दिया हुआ है इसको पढ़ना है कि वाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन्स, क्यों हर कोई अपने फ़ोन पे खेल रहा है। इन व्हिच ऑफ दीज प्लेसेस इन द पैसेज कैन द सेंटेंस बी यूज्ड, कि किस जगह में इस पैसेज में जो सेंटेंस है ना यूज किया जा सकता है। यहाँ पे बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ 1, बी बोलता है एट द एंड ऑफ पैराग्राफ 1, सी बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ 2 और डी है एट द एंड ऑफ पैराग्राफ 4। तो देखिए पैसेज को फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो पैसेज का फर्स्ट पैरा है उसको पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं तो बोलता है कि प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड मेनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवार्ड्स। तो जो कि फर्स्ट लाइन है ना, यहीं पे हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वीडियो गेम को खेलना जो है ना वो एंटरटेनमेंट देता है, बहुत सारे सोशल और साइकोलॉजिकल रिवार्ड्स देता है। अब इसमें क्वेश्चन 10 है कि व्हिच ऑफ दीज इज बेस्ट सूटेड एज ए टाइटल फॉर द पैसेज। तो इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? ये बोलता है स्मार्टफोन्स बूस्ट एडिक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता कि स्मार्टफोन जो है ना वो एडिक्शन को बूस्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे अदर पॉजिटिव इफेक्ट भी पैदा करते हैं। बी है चैलेंज योर माइंड विद गेम्स। ये भी नहीं होगा कि इसमें कहीं ऐसा बोल रहा हो कि माइंड को चैलेंज करें हम गेम्स के द्वारा। सी है अ न्यू वे टू गेम विद फ्रेंड्स, कि दोस्तों के साथ गेम का एक नया तरीका, ये भी नहीं बता रहा है। डी देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू गेम्स। यही जो है ना सबसे अप्रोप्रिएट इसका टाइटल होगा, क्योंकि पूरे पैसेज में हमने समझा है कि जो एडिक्शन होता है गेम्स का वो कैसा होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सेक्शन बी में ग्रामर पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें 10 को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द मदर्स रिप्लाई करेक्टली। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट स्पीच है ना उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कन्वर्ट करना है रूल को फॉलो करते हुए। यहाँ पे सन बोल रहा है कि मॉम हाउ डू आई बिकम एन आर्टिस्ट। मदर बोल रही है यू विल नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट यू लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ सेंटेंस जो है वो है कि अ सन आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड बिकम एन आर्टिस्ट। तो मान लीजिए कोई बच्चा भूल भी जाता है ना, तो यहीं से वो चेंज करना सीख सकता है। यहाँ पे देखिए आस्क्ड जो है ना वो पास्ट है और कैन का यहाँ पे कुड हो गया है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे हमको चेंज करना है। इसको अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे ना तो आप जाने या ना जाने आपसे चेंज हो ही जाएगा और एकदम सही आपको बनेगा। जैसे यहाँ पे यू का क्या होगा, ही हो जाएगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा यू का ही हो जाता है। व्हील का जो है ना वो उड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे यू जो है ना फिर ही हो जाएगा और यहाँ पे जो लाइक है ना वो लाइक्ड हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ है ना उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है और यू को ही हो गया, जहाँ पे भी यू को ही हो जाएगा। अब सेंटेंस कैसे बन जाएगा कि ही वुड नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट ही लाइक्ड एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। उस चीज़ को हमको नीचे में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में, ताकि जो एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड ड्यू टू पॉपुलर डिमांड वी ब्लैंक बेक अवर बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ना वो नेक्स्ट वीकेंड के बारे में बात किया जा रहा है, माने फ्यूचर के बारे में जो है ना वो यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो फ्यूचर में बात करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो भी आएगा वर्ड वो फ्यूचर का होगा, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कि ये जो है ना ब्रिंग्स बोलता है, तो ब्रिंग्स तो क्या हो गया आपका प्रेजेंट हो गया ये। उसके बाद ब्रॉड जो है ना ये क्या हो गया पास्ट हो गया। और यहाँ पे लास्ट देखिए वेयर ब्रिंगिंग भी, ये भी पास्ट हो गया। तो यहाँ पे फ्यूचर केवल सी है तो सी ही होगा। तो ये हो जाएगा कि ड्यू टू पॉपुलर डिमांड वी विल ब्रिंग बैक अवर बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विल ब्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड सप्लाई द करेक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिया हुआ है, उसमें एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन को सप्लाई करना है। तो इसमें जो हेडलाइन है वो है कि एथलेटिक्स स्टार हेल्थ स्टेट स्टेज अहेड ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे एथलेटिक्स स्टार क्या है, ये जो है ना ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन है।
तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब के साथ में एस और ईएस लगता है तो एस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट देखिए, स्टेट जो है ना एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ये एक सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें जो स्टेस है ये प्लूरल वर्ब के लिए लग रहा है, तो यहाँ पे स्टेस क्या हो जाएगा, वो स्टे हो जाएगा। तो यहाँ पे इरर जो है ना वो स्टेस है और इसका जो करेक्शन है वो क्या होगा, वो होगा स्टे। समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डोरवे साइन। तो यहाँ पे देखिए डोरवे साइन का एक दिया हुआ है स्टेटमेंट और उसमें से हमको जो ब्लैंक है ना उसमें करेक्ट ऑप्शन के द्वारा उसको फिल करना है। कासन यू ब्लैंक नॉट इंटर, ओनली एम्प्लॉइज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना कंपल्सन है ना, एकदम जरूरी है कि ध्यान रहे तुमको घुसना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मस्ट, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे कन्फर्म है कि उसमें आपको करना ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा मस्ट, कि कासन यू मस्ट नॉट इंटर, ओनली एम्प्लॉइज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ डायरी एंट्री। इसमें डायरी एंट्री का एक पोर्शन दिया हुआ है, उसमें भी हम लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक करना है इसमें। तो डियर डायरी, टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशियन, आई विश आई कुड। उसके बाद डेज बोलता है पेंटिंग इट टू टूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कूड के बाद ध्यान रखिएगा, अगर कूड कहीं पे भी दिया हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा पेंट, ठीक है। ये चीज़ें आगे भी दी हुई हैं और इसको याद रखिएगा, कूड हो, वुड हो, शुड हो, उसके बाद जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशियन, आई विश आई कुड पेंट इट टू टूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस्ड, क्योंकि जो पास्ट है ना वो कूड में चला गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर इन अ म्यूजियम प्लेग एंड सप्लाइज द करेक्शन टू द सेम। तो यहाँ पे भी एरर हमको आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन को हम लोगों को बताना है कि दिस बिल्डिंग इनोग्रेटेड ऑन 29 मार्च 1954 वाज अ फार्मर रेसिडेंस ऑफ अ महाराजा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं एरर को फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, ये है सिंगुलर आपका, है ना। तो सिंगुलर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे दीज बोल रहा है, माने ये, या तो ये बिल्डिंग से होता। अब एक ही बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के लिए यहाँ पे दीज बोल रहा है, ये दीज क्या होगा, यही एरर है इसका। यहाँ पे होना चाहिए कि दिस बिल्डिंग, तो इसका ऑप्शन है देखिए दीज, दीज के जगह में ये, के जगह में ये होगा, दिस होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से 2-3 बार सेंटेंस को पढ़ते हैं ना तो आपको एरर साफ साफ दिखने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीज के जगह में करेक्शन होगा दिस। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में, ताकि सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। सेंटेंस को पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, आई कुड ब्लैंक यू सेलिब्रेटिंग। अब देखिए यहाँ पे फिर से कुड यूज हो रहा है और मैंने आपको बताया है कि कुड के बाद में क्या लगता है, वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हियर्स है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला हियर्स है तो यूज नहीं होगा। हर जो है ना पास्ट है और हियरिंग जो है ना कंटिन्यूशन में रहता है तो भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, कि तुमको निश्चित तौर पे एक अच्छा समाचार मिला है। आई कुड हियर यू सेलिब्रेटिंग, कि मैं तुमको सेलिब्रेटिंग करते हुए, आनंद उठाते हुए सुन रहा था। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ लायर एंड हिज क्लाइंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द लायर्स रिप्लाई करेक्टली। तो यहाँ पे देखिए एक लायर और क्लाइंट के बीच में कन्वर्सेशन दिया हुआ है, इसमें स्पीच को हमको चेंज करना है ताकि जो लायर है ना उसका जो रिप्लाई है वो सही हो जाए। क्लाइंट बोल रहा है कि आई एम वरीड, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। लायर बोल रहा है डोंट वरी, आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माई लाइफ। द क्लाइंट वॉज वरीड एज इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लायर टोल्ड हिम। अब देखिए जो लायर का जो कन्वर्सेशन है ना इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे जो डोंट है ना, ये डोंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट टू वरी, नॉट टू, है ना। डोंट को नॉट टू में कन्वर्ट करेंगे, नॉट टू वरी। और ये जो आई है ना, आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, आई का ही होता है। हैव जो है ये पास्ट में कन्वर्ट होके हैड हो जाएगा। ही हैड नेवर लॉस्ट अ केस इन, माई की जगह में यहाँ पे हीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो चेंज है ना वो बन जाएगा कि हिज लायर टोल्ड हिम नॉट टू वरी
एज, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना एज होगा ना, बिना एज के हम इसको जोड़ नहीं सकते। एज ही हैड नेवर लॉस्ट अ केस इन हिज लाइफ। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल मिस्टेक आपसे नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द टेक्स्ट मैसेज बिलो। यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है, उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में कि लेट्स मीट अनदर डे सिंस नेदर कवि नार समानता, फिर ब्लैंक है फ्री टुडे एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस। तो किसी और दिन मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेदर नार यूज हुआ है, ना तो कवि और ना ही समानता, मानी ये दोनों के दोनों सिंगुलरिटी को दिखा रहे हैं ना, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे ईज होगा। ईज फ्री टुडे एज दे वेयर दे हैव टेनिस प्रैक्टिस। यहाँ पे आर के साथ कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नेदर नार जहाँ पे भी यूज होता है वहाँ पे सिंगुलरिटी होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन आयान एंड हिज मैकेनिक वीर। यहाँ पे आयान और मैकेनिक वीर के बीच में डायलॉग कन्वर्सेशन दिया हुआ है। आयान बोल रहा है कि बाई व्हेन डू यू थिंक यू कैन फिक्स माई कार। वीर बोल रहा है कि प्रॉबेबली बाई टुमारो आई डोंट थिंक यूर कार हैज एनी मेजर इशूज। अब इसमें देखिए इसको चेंज किया हुआ स्पीच को कि आयान आस्क्ड हिज मैकेनिक वीर व्हेन ही थॉट ही कुड फिक्स हिज कार। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो सारा का सारा जो है ना वो पास्ट में चेंज हुआ है। वीर रिप्लाइड दैट ही कुड प्रॉबेबली फिक्स द कार बाई ब्लैंक एज इट हैड नो मेजर इशूज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सब पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टुमारो के बजाय टुमारो का चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। इसको याद रखिएगा, टुमारो किस में चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पे द नेक्स्ट डे आएगा कि यहाँ पे जो रिप्लाई करेगा बीर, वो बोलेगा कि बीर रिप्लाइड दैट ही कुड प्रॉबेबली फिक्स द कार बाई द नेक्स्ट डे एज इट हैड नो मेजर इशूज। और इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करिए। हिंदी में क्या होगा कि बीर ने उसको बतलाया था कि उसके कार को बना सकेगा। अब वो जो टुमारो है ना वो अगले दिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हम कल का यूज नहीं कर सकते अगर हम लोग पास्ट को बोल रहे हैं तो इस प्रकार से भी हमको बिल्कुल 100% आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे द नेक्स्ट डे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द सेम। तो यहाँ पे एक एरर है एडवर्टीजमेंट में, उसमें हम लोग को करेक्शन को सप्लाई करना है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है रिस्पांस का, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पांस एरर और करेक्शन में। लुकिंग टू बाई अ गिटार, यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट में है कि लुकिंग टू बाई अ गिटार, फिर आगे बोलता है कि द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, इट कम्स विद अ वुडन वेलवेट लाइंड गिटार केस, इफ इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट मी एट 99889 क्रॉस 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 फॉर डिटेल्स फॉर मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए पहला ही लाइन में द ब्रांड बोलता है। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि वो गिटार जो है ना एकदम स्पेशल तो है नहीं, क्योंकि ये एक न्यू गिटार है ना। तो यहाँ पे जो द है ना उसको जबरदस्ती डाला गया है, द के बजाय यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द के लिए एक डिफिनिट या कोई स्पेसिफिक चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, द के जगह में अब ब्रांड न्यू गिटार होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऋषि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो, रिपोर्ट ऋषिज क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो है ना स्पीच को हमको चेंज करना है। इसमें बोल रहा है कि ऋषि ने अली को क्वेश्चन पूछा था जो नीचे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे कि ऋषि आस्क्ड अली, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन लगेगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे इफ़, है ना, इफ़, और यहाँ पे जो यू है ना ये ही हो जाएगा। और उसके बाद गिव मी के जगह में यहाँ पे हिम हो जाएगा। आगे देखते हैं सम एडवाइस ऑन हाउ, आई के जगह में यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए कि ऋषि आस्क्ड अली इफ ही कुड गिव हिम सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका जो है ना जो स्पीच है वो चेंज हो जाएगा। सेक्शन सी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। इसमें यह है कि यू आर राकेश मेहता, सेक्रेटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स, मराथली, बेंगलोर। A major pipeline supplying water to your apartment complex burst recently. Repairs are expected to be time consuming and the available water is insufficient to meet the requirements of residents and staff within the premises. Write a letter to the area development officer, Marathali area, Bangalore in not more than 120 words. याद रखिएगा ना, इसमें वर्ड लिमिट जो है ना 120 वर्ड्स का है।
requesting him to complete the repair work at the earliest, drawing attention to the difficulties faced by the people and the challenges of procuring water from outside। तो देखिए इसमें आपका नाम जो है ना दिया हुआ है वो है राकेश मेहता। आप जो है ना सेक्रेटरी हैं रेनबो अपार्टमेंट्स में, जो कि माराथली बेंगलोर में है। जो पाइपलाइन आपके यहाँ वाटर सप्लाई कर रहा था आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, वो फूट गया है, बर्स्ट हो गया है, और इसका रिपेयर जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लग रहा है, और जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो अब अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है, जिससे रेसिडेंट्स जो हैं रहने वाले उनको अब तकलीफ़ हो रहा है, और साथ ही साथ जो स्टाफ हैं जो कि इस प्रेमिसेस में काम करते हैं उनको भी तकलीफ़ हो रहा है। इसमें एक लेटर लिखना है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को, जो कि माराथली एरिया बेंगलोर के हैं। वर्ड लिमिट जैसे मैंने बोला कि 120 वर्ड्स का है। उनको रिक्वेस्ट करना है कि जो रिपेयर वर्क है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, और उनका ध्यान आकर्षित करवाना है, उनके अटेंशन को ड्रा करना है कि जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं यहाँ पर रहने वाले लोग, और जो उनको चैलेंज या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है बाहर से पानी मंगाने के लिए। तो देखिए ये जो लेटर राइटिंग है ना, इसमें 7-8 चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। टोटल 8 चीज़ों को ना मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आप लोग उसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए। फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा है डेट, तीसरा है रिसीवर्स एड्रेस, चौथा है सब्जेक्ट, पाँचवा है सैल्यूटेशन, छठवां है बॉडी ऑफ द लेटर, और सातवां है कम्प्लीमेंट्री नोट, और आठवां है सिग्नेचर। ये जो 8 चीज़ें हैं ना, इनको याद करने के बाद आप बार बार लिख लीजिए, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों का देखा हूँ कि लोग एग्जाम में ना कुछ भूल जाते हैं, जिससे ना उनका मार्क्स कट जाता है। अगर ये 8 चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो इसमें एक भी मार्क्स आपको नहीं कटेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इन 8 चीज़ों को शामिल करते हुए कैसे इस लेटर को हम लोग लिखेंगे। अब इसके आंसर में देखिए सबसे पहले जो है ना वो सेंडर्स एड्रेस है रेनबो अपार्टमेंट्स माराथली बेंगलोर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट है 10 मई 2022। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस है जो कि है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर माराथली एरिया बेंगलोर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं कि रिक्वेस्टिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ पाइपलाइन रिपेयर वर्क। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में हम लोग लिख रहे हैं कि डियर सर। फिर उसके बाद वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है ना, एकदम लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट है जो है ना वो इंट्रोडक्शन है कि दिस इज विथ रेफरेंस टू द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क ऑफ द वाटर सप्लाई लाइन्स इन आवर एरिया दैट बर्स्ट अर्लियर दिस वीक। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन है ना ये इंट्रोडक्शन को बता दिया। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में हमको देना है कि वी आर इन्फॉर्म दैट द रिपेयर वर्क विल बी अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वी हैव अराउंड 2000 फैमिलीज एंड स्टाफ लिविंग इन आवर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। While we have provision for water in our overhead water storage tanks, the stored water will be insufficient to meet everyone's daily needs, especially since it is the peak of summer. Additionally, procuring water through tankers is very expensive. तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको भी लिखना है। उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम अल्टरनेट सोर्सेज इज आल्सो पुअर। ये भी उसमें बताना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहर से अगर आप वाटर को प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर हमको मिल रहा है अल्टरनेट सोर्सेज से वो काफ़ी ख़राब है। उसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में हम लोग कंक्लूडिंग लाइन से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट एंड इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर वर्क। लास्ट में इसमें कम्प्लीमेंट्री नोट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है यूअर्स ट्रूली। फिर उसके बाद सिग्नेचर होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नाम वो है राकेश मेहता, वो है सेक्रेटरी, और यहाँ पे सेक्रेटरी पे मेंशन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेटर को मैंने कैसे लिखा है। सेम यही लेटर आपको एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन 1 का आर है, बी नंबर क्वेश्चन है कि यू आर पॉली चावला, अ रेसिडेंट ऑफ वल्ली पार्क मुंबई। यू रिसेंटली सॉ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द यूथ ऑफ द नेशन टाइटल्ड अ कंट्री इन गुड हैंड्स। राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू द एडिटर ऑफ द यूथ टाइम्स in not more than 120 words, drawing her attention to the good that the youngsters around you are doing. Suggest a way in which they can further contribute to the betterment of society. तो देखिए ये क्या है, लेटर टू एडिटर वाला एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि आप पॉली चावला हैं, आप वल्ली पार्क मुंबई में रेसिडेंट हैं, और आपने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखा हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि जो देश के नौजवान हैं उनके बारे में, और इसका टाइटल है अ कंट्री इन गुड हैंड्स। इसमें आपको इनके काम को लेकर एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखना है एडिटर द यूथ टाइम्स को, और इसका वर्ड लिमिट हम जानते हैं कि 120 वर्ड्स का होता है, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। और इसमें जो दिया हुआ है ना इसको अच्छे से हमको समझना है। याद रखिएगा जब भी लेटर राइटिंग करते हैं ना
तो जो इसमें बोला रहता है ना उसको हमको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे मार्क्स कटेंगे। जैसे इसमें बोलता है कि ड्राइंग हर अटेंशन, देखिए हर मतलब एडिटर जो है ना वो लेडीज़ है, फीमेल है। यहाँ पे क्लियर है कि आपको फीमेल को संबोधन करना है, सैल्यूटेशन में मैडम बोलना है। उनका जो अटेंशन आपको ड्रा करना है कि जो नौजवान हैं, गेस्टर्स हैं ना, वो जो अच्छा कर रहे हैं आसपास आपके चारों तरफ। तो ये जो मैटर होता है इसको पढ़ के ही हमको लेटर को लिखना है। आगे इसमें बोलता है कि सजेस्ट वेज इन विच दे कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और इसमें हमको सजेशन भी देना है अपने तरफ से कि कैसे वो आगे जाकर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए या भलाई के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो दिन, वर्ड लिमिट और जो इसके प्रोसीजर हैं लेटर राइटिंग के, कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री नोट और सिग्नेचर, इन सब को इंक्लूड करते हुए इस लेटर को हम लोग कैसे लिखें। तो देखिए सबसे पहले जब हम इस लेटर को लिखेंगे ना तो सेंडर्स एड्रेस होगा जो कि है वल्ली पार्क मुंबई, जहाँ से इसको भेजा जा रहा है। फिर इसमें डेट डालेंगे। डेट में ध्यान रखेंगे कि इसको 60 में नहीं लिखना है, एब्रीवेशन में लिखना है, पूरा लिखेंगे। जैसे कि इसमें 15 दिसंबर 2022 मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो रिसीवर्स है ना उसके एड्रेस को लिखेंगे जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, द एडिटर, द यूथ टाइम्स मुंबई। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कि द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ आवर यूथ, कि जो भविष्य है हमारे देश का सुरक्षित है हमारे नौजवानों के हाथों में। फिर चूँकि हमने क्वेश्चन से जाना है कि यहाँ पे जो एडिटर है वो लेडीज़ है या फीमेल है, तो उसको सैल्यूटेशन करेंगे जो कि होगा डियर मैडम। फिर उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना उसमें सबसे पहले में इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिखेंगे, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि दिस इज विथ रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट्री आई सॉ ऑन हाउ द यूथ ऑफ आवर कंट्री आर ट्रूली इट्स टार्च बियरर्स। तो देखिए जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो लाइन है कि दिस इज विथ रेफरेंस टू, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं कि कहाँ से आपने इस चीज़ को जाना या समझा। उसके बाद इसका जो इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स है ना उसको लिखेंगे कि इट इज़ हर्टनिंग टू सी यंगस्टर्स पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव सोसाइटी सच एज हेल्पिंग टू कीप द नेबरहुड क्लीन बाई ऑर्गेनाइजिंग क्लीननेस ड्राइव्स, असिस्टिंग द एल्डरली विद देयर चोरस, फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स एंड सो ऑन। तो देखिए इन चीज़ों को आपको लिखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा बार बार, ताकि जो वर्ड है वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट रहे और जो भी सब्जेक्ट पे लेटर लिखने को आता है उसको एक्यूरेटली आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो यंगस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी में जिससे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आए, जैसे कि आसपास की सफाई करना, उसके लिए क्लीननेस ड्राइव चलाना, जो बुजुर्ग हैं उनके डेली के काम में उनकी मदद करना, आवारा पशुओं को खिलाना और इस प्रकार के जो बाकी और एक्टिविटीज़ हैं उसमें। फिर इसमें हम लोग और आगे बढ़ाएंगे इसको कि देयर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पेट्रोटिज्म आर एट द कोर ऑफ ऑल देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। तो उनका जो फीलिंग है बिलोंगिंगनेस का और जो राष्ट्र प्रेम है उनका, ये उनकी भावनाओं और कार्यों के कोर में है, सेंटर में है। वी कैन इनकरेज द यूथ टू डू मोर फॉर सोसाइटी बाई हैविंग देम वॉलंटियर फॉर काजेज दे आर इंटरेस्टेड इन। और हमको जो है ना ये नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, जिससे ये सोसाइटी में वॉलंटियर की तरह और भी कार्य कर सकें जिसमें ये इंटरेस्ट होते हैं। तो सोसाइटी की जिम्मेदारी हम बता रहे हैं कि उनको वो प्रमोट करे, इनकरेज करे। इसके बाद देखिए इसका जो है ना कंक्लूडिंग पार्ट आता है। कंक्लूडिंग पार्ट में इस टाइप से हमको लिखना है कि थ्रू दिस लेटर आई विश टू अप्रिशिएट दीज यंगस्टर्स एंड हाईलाइट देयर मेनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। तो इस लेटर के द्वारा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये जो नौजवान हैं उनके कार्यों को, और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनके जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं सोसाइटी या समाज के लिए। तो देखिए जो कंक्लूडिंग पोर्शन है ना लेटर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है ना उसका नेम यहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है पॉली चावला रेसिडेंट। तो इस प्रकार से जो है ना पूरा लेटर आपको लिखना है। क्वेश्चन 2 है अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, उसमें एक को सॉल्व करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें है रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम एन आर्टिकल इन अ फैशन मैगजीन। यहाँ पे एक एक्सर्प्ट दिया हुआ है जो कि एक फैशन मैगजीन के आर्टिकल से लिया गया है। इसमें बोलता है कि कलरिज्म इज द टर्म डिस्क्राइबिंग द प्रेफरेंस फॉर लाइटर स्किन। जो कलरिज्म है वो एक ऐसा टर्म या शब्द है जो कि लाइटर या गोरे रंग को दिखाता है, गोरे रंग की पसंद को बताता है। सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैव कम अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म फॉर सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट प्रॉमिस वाइटर स्किन।
तो देखिए बहुत सारे जो दुनिया के एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैं, एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनियां हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आ चुके हैं। किस कारण से कि वो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि ये दावा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि स्किन जो है ना वो गोरा हो जाएगा, या गोरे बनाने वाली चीज़ों का सपना दिखाते हैं और उन प्रोडक्टों को बेचते हैं। व्हाट इज वर्स इज द मैनर इन विच दीज फेयरनेस प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रमोटेड, द पैरेलल ड्रॉन बिटवीन बीइंग फेयर एंड बीइंग सक्सेसफुल। और सबसे बुरी बात इसमें क्या है कि ये जो गोरे दिखने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको जैसे प्रमोट किया जाता है वो बिल्कुल समानांतर है कि गोरा होना और सक्सेस होना जैसे एक ही चीज़ हो। द परफेक्ट फेयर हीरोइन शोकेस्ड इन मूवीज, सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट्स ऑफ फेयरनेस प्रोडक्ट्स एंड मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स वेयर एवरीवन सीक्स अ फेयर ब्राइड। अब देखिए इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाता है कि जो हीरोइन है ना एकदम गोरी नारी होती है जो कि मूवीज में दिखती है, और जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी फेयरनेस प्रोडक्ट को, गोरे बनाने वाले जो प्रोडक्ट हैं ना, उनको इंडोर्स करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि जो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, उनमें भी जो ब्राइड है, दुल्हन है ना, उसमें गोरी ब्राइड का जो डिमांड है या चाहत है वो सबको होता है। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज क्रिएटेड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग डार्कर स्किन वुमेन एज सीन इन द राइजिंग सेल्स ऑफ फेयरनेस कॉस्मेटिक्स। तो जैसे इंडिया के बारे में सोचिए, इंडिया में क्या है कि चूँकि धूप ज़्यादा पड़ता है तो लोगों का कलर जो है ना वो डार्कन होता है। तो जो महिलाएं डार्क कलर में होती हैं, सांवली होती हैं, उनके अंदर में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगती हैं और जो कंपनी का उद्देश्य है ना वो पूरा होने लगता है। ये देखा जा सकता है कि जो फेयरनेस कॉस्मेटिक्स है ना, उनका सेल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। दिस फॉर्म ऑफ बायस्ड एडवर्टाइजिंग हैज कम अंडर हार्श क्रिटिसिज्म। इस प्रकार का भेदभाव करने वाला जो विज्ञापन है ना वो बहुत ज़्यादा आलोचना का शिकार हो चुका है। रीजन आप समझ चुके होंगे कि आर वी एज ए सोसाइटी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कलिज्म। क्या एक समाज के रूप में हम बढ़ावा दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कलिज्म को। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्गूमेंट, कि एक पैराग्राफ हमको लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में, जिससे जो आर्गूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आर्गूमेंट दिया हुआ है कि एज आर वी एज ए सोसाइटी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कलिज्म, क्या एक समाज के रूप में हम कलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। ये जो आर्गूमेंट है इसको एनालाइज करना है। और इसमें आगे बोलता है कि यू कुड थिंक अबाउट व्हाट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस माइट वीकन द गिवन कंक्लूजन एंड इंक्लूड रेशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन काउंटर द गिवन आर्गूमेंट। तो देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट ये बोल रहा है कि क्या हम समाज के रूप में इसको बढ़ावा दे रहे हैं कलिज्म को, इसके अगेंस्ट में लिखेंगे। तो उसके लिए जो एविडेंस है और रेशनल है, तथ्य और सबूत हमको देना होगा, ताकि हमारा जो दावा है, आर्गूमेंट है, वो स्ट्रेंथन हो जाए, काउंटर हो। और इसके पक्ष में लिखेंगे तब भी हमको अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ताकि जो कंक्लूजन हम बना रहे हैं वो एकदम स्पष्ट रहे और पढ़ने वालों को लगे कि हमने काफ़ी अच्छे से सोच के उसको लिखा है। आर्गूमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। वी एज अ सोसाइटी हैव ऑलवेज बीन ऑब्सेस्ड विथ फेयर स्किन टोन एंड इट इज़ टाइम टू पुट अ स्टॉप टू दिस। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से उसको लिखा है कि एक समाज के रूप में हम हमेशा से जो सुंदर स्किन है, सुंदर स्किन का मतलब गोरा स्किन है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग ओबेस्ड हैं, लेकिन ये समय आ चुका है कि हम इसको तुरंत बंद करें। दिस प्रीजुडाइस हैज़ बीन अराउंड फॉर वे टू लॉन्ग इंक्लूडिंग इन आवर बुक्स, मूवीज एंड रियल लाइफ। और ये जो भेदभाव है काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ये हमारी किताबों में भी है, फिल्मों में भी है और वास्तविक जीवन में भी है। वी शुड प्रमोट द रियलिटी विच इज़ इनर ब्यूटी नॉट द आउटर वन। हमको जो है ना प्रमोट करना चाहिए वास्तविकता को, जो कि आंतरिक सौंदर्य है, न कि बाहरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज़ डार्कर स्किन इट डजेंट मीन दैट ही / इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन हिज आर हर लाइफ। मान लीजिए किसी का स्किन जो है ना डार्कन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना अपने जीवन में जो पाना चाहता है या चाहती है उसको हासिल नहीं कर पाएगी या नहीं पाएगा। It only depends on the person's ability to face the problems and dedication for the improvement। ये केवल एक चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि जो समस्याएं आएंगी उसको व्यक्ति जो है ना कैसे फेस करता है और कितना डेडिकेटेड वे में वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाता है। सो टू अवॉइड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग डार्कर स्किन वुमेन, दिस फॉर्म ऑफ बायस्ड एडवर्टाइजिंग हैज़ टू स्टॉप। और ये क्यों रोकना जरूरी है, ताकि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, जो हौसला गिरता है डार्कर स्किन महिलाओं में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार का भेदभाव वाला जो एडवर्टाइजिंग है ना वो रुके। वी एज अ सोसाइटी डिस्करेज कलरिज्म एंड प्रमोट मेरिट एंड ट्रूथ।
और एक समाज के रूप में हमको जो कलरिज्म होता है, गोरे रंग को जो बढ़ावा मिलता है, उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, और जो मेरिट है और जो सच्चाई है उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। अब क्वेश्चन 2 का भी है, एनालिटिकल पैराग्राफ है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर या महीने के खर्चा को दिखाया गया है। इसमें फूड का जो हिस्सा है ना वो 30% है, सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद एजुकेशन का 25% है। फिर यहाँ पे हेल्थ केयर का जो है ना वो 10% है, और सिमिलरली यहाँ पे रेंट का भी 10% है, और ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो 5% है, और बाकी जो एक्सपेंडिचर है 20% वो मिसलेनियस का है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द पाई चार्ट टू सपोर्ट यूर स्टैंड ऑन हाउ द फैमिली इज यूजिंग द मनी वाइजली। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ ये जानना चाहता है ना कि हमारा विचार क्या होगा, क्या ये फैमिली जो है ना अपने पैसे को बुद्धिमत्तापूर्वक खर्च कर रहा है, इसके ऊपर हमको एनालाइज करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन इस पाई चार्ट में दिया हुआ है, हमको 100 से 120 वर्ड्स में इस पैराग्राफ को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो फैमिली है ना सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है फूड के ऊपर। तो क्या फूड के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना सही है? फिर उसके बाद सेकेंडरी जो खर्चा कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, ये तो अच्छी बात है कि एजुकेशन के ऊपर अगर फैमिली ज़्यादा खर्चा करेगा तो जो फ्यूचर है बच्चों का वो काफ़ी अच्छा होगा। हेल्थ केयर के ऊपर देखिए यहाँ पे 10% खर्चा कर रहा है, और मिसलेनियस में यहाँ पे 20% है, रेंट पे यहाँ पे 10% है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ना 5% है। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना, इसको एनालाइज करते हुए इसके पैराग्राफ को लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में ये जो बी वाला पोर्शन है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं ना तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको ही हमको एक सही सीक्वेंस में और ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर में लिखना होता है। अब जैसे मैंने बताया चूँकि इसमें सारे अब इसके आंसर में देखिए जो भी डाटा इसमें दिया हुआ है ना उसको हमको लिखना है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पाई चार्ट। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो जाएगा कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है परिवार का वो इस पाई चार्ट में दिया हुआ है। फूड एंड एजुकेशन मेकअप 30% एंड 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसेस। कि जैसे हमने समझा कि फूड और एजुकेशन जो है ना वो 30% और 25% मंथली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। द फैमिली स्पेंड्स द मोस्ट ऑन दिज 2 एरियाज। और जो परिवार है ना सबसे ज़्यादा इन दोनों एरिया में खर्चा करता है। मिसलेनियस आइटम्स कम नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, दैट इज 20%, व्हिच कंप्राइजेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन बोथ एसेंशियल एंड लग्जरी गुड्स सच एज क्लोथ्स, गैजेट्स, वेकेशंस एक्सेट्रा। इसके बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला परसेंटेज वाइज एरिया है वो है मिसलेनियस, वो है 20%। और इसमें जो पैसे का खर्चा है ना वो एसेंशियल माने आवश्यक चीज़ों में भी होता है और लग्जरी गुड्स में भी होता है। जैसे इसमें कपड़े हैं, गैजेट्स हैं, छुट्टियाँ मनाना है। हेल्थ केयर एंड रेंट टेक अप 10% ईच। और जो हेल्थ केयर और रेंट है ना इसमें दोनों में 10% खर्चा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्स अप द लास्ट 5% ऑफ देयर मंथली एक्सपेंस। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आखिरी जो 5% बच रहा है उनके खर्चे का उसको ये ले लेता है। ओवरऑल द डाटा शोज दैट द फैमिली डज मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑन एक्सपेंडिचर। तो इस डाटा हमने जो देखा है उसमें एनालाइज किया तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो परिवार है ना वो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहा है एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो देखिए मान लीजिए आंकड़ा को दूसरा दिया रहता ना तो ये वाली लाइन को हमको अलग लिखना पड़ता। आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड दे हैव स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन एजुकेशन। अब देखिए खाने पे खर्चा करने के बाद वो एक अच्छा खासा अमाउंट जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। स्पेंडिंग 25% ऑन इट शोज दैट द फैमिली गिव्स इट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। इसके ऊपर 25% खर्चा करना है बता रहा है कि जो परिवार है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल मनी इज स्पेंट ऑन लाइबिलिटीज एंड द रिमेनिंग 20% इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। इसमें देखिए 80% जो है ना जो टोटल पैसा खर्चा हो रहा है वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्चा होता है, और बाकी जो 20% है वो अदर आइटम के ऊपर खर्चा होता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस फैमिली स्पेंड्स इट्स मनी वाइजली इंडीड। और कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि चूँकि ये जो है ना फूड और एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों पे अच्छा खर्चा कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि जो परिवार है ना काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बुद्धिमत्ता से अपने पैसे को खर्च कर रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो है ना आपको इसको लिखना है जिससे कि आपको इसमें फुल मार्क्स मिले। सेक्शन सी पे आ चुके हैं जो कि लिटरेचर के ऊपर है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 है। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें 10 मार्क्स है। तो जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। 2 एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें से एक को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए
फिर दोनों को सॉल्व करके समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 का ये है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो देखिए चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये लिया गया है आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड से। तो इस चैप्टर में लेंचो जो है ना, जब वो पैसा को पाता है, देखता है, तो उसके अंदर में कोई भी प्रकार का सरप्राइज नहीं रहता और उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है, लेकिन वो गुस्सा कब हो जाता है, जब वो पैसे को गिनता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। तो गार्ड के ऊपर उसको गहरा विश्वास रहता है, तो लेंचो सोचता है कि गार्ड जो है कोई गलती नहीं कर सकता और न ही लेंचो जो चाह रहा है, जो रिक्वेस्ट किया था, उसको मना कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो गुस्से के मारे वो विंडो के पास में जाता है, खिड़की के पास में, और वहाँ पे पेपर और इंक को मांग लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। तो पब्लिक राइटिंग टेबल के पास चला जाता है, वो लिखना शुरू कर देता है और लिखने में इतना जोर लगाने लगता है कि उसका जो ब्रो है, भौं है, वो हिलने डुलने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज़ निकालने के लिए दबाव बनने लगता है। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद क्या होता है, जब वो ख़त्म कर लेता है लिखना, तो विंडो के पास में जाता है, एक स्टाम्प खरीदता है और उसको अपने जीभ से उसमें लिक्विड डालता है और उसको एनवेलप के ऊपर चिपकाता है और एक पंच लगा के उसको पीट देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, जो पोस्ट मास्टर उसके ऊपर इतना परोपकार किया रहता है, वो दौड़ के जाता है और उसको खोलता है। इट सेड, उसमें लिखा रहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। कि भगवान, जो पैसा मैंने आपको बोला था उसमें से केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी भी मेरे को भेजो क्योंकि इसकी मेरे को सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो ये बोलता है कि इसको जो है ना, मेल के द्वारा मेरे पास मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं, माने गुंडे बदमाशों का एक समूह है, भ्रष्ट लोग हैं। और आखिरी में बोलता है लेंचो। तो देखिए, जिन्होंने उसके ऊपर भलाई किया था उसी को वो बुरा भला बोलने लगता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए बहुत ईजी वे में हमने समझा है, तो सारे क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ईजी वे में आपसे बनेंगे, मैं बताते जाता हूँ, खाली आपको ध्यान से सुनना है। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। ये लेंचो जो है ना आश्चर्य में क्यों नहीं पड़ा जब वो पैसा प्राप्त कर लेता है, तो क्या कारण है? तो सबसे बड़ा बात तो है कि लेंचो जो है ना बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा था, उसको इस चीज़ पे भरोसा ही नहीं था कि वो भगवान को कुछ बोले भगवान ना माने। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, बिकॉज ही न्यू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर काइंड। क्योंकि वो जानता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो काइंड है। ये तो गलत है, क्योंकि उनको ये बंच ऑफ क्रूक्स या गुंडे बदमाशों का समूह बोल रहा है, तो वो ये तो नहीं जानता था कि ये लोग दयालु हैं। बी है कि बिकॉज ही न्यू हिज हार्ड वर्क वुड पे ऑफ। क्योंकि वो जानता था कि उसका जो कठोर मेहनत है वो उसको भुगतान करेगा। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो जो खेती हो रहा था वो भाग्य आधारित था। जैसे हेली स्टाम आया तो उसका पूरा खेती खराब हो गया, तो इसका बी भी नहीं होगा। सी है बिकॉज ही हैड बीन लक्की इन द पास्ट। कि वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली था, उसके कारण जो है ना वो सरप्राइज नहीं हुआ, तो ये भी नहीं था। डी है बिकॉज ही हैड फेथ इन अ हायर पावर। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमेश्वर है ना, उसके ऊपर उसको गहरा विश्वास था। यही इस चैप्टर में हमने अच्छे से समझा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तभी आपने देखा कि कैसे हम अगर धीरे से करें इसको और अच्छे से समझें तो बहुत ईजी में इसका आंसर हमको मिल जाएगा। फिर सेकेंड देखिए कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर मोस्ट लाइकली फील व्हेन ही रीड लेंचोस सेकेंड लेटर। कि सबसे ज़्यादा क्या संभावना है महसूस करने का पोस्ट मास्टर के द्वारा जब वो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के सेकेंड लेटर को पढ़ा। तो देखिए, पोस्ट मास्टर ही वो आदमी था जो लेंचो का मदद किया, खुद अपना वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया, बाकी कर्मचारियों से पैसा लिया। तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, अपसेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसमें बहुत सारा वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है, सैड है, अपसेट है, डिसहर्टेंड है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर मोस्ट लाइकली फील सैड व्हेन ही रीड लेंचो सेकेंड लेटर। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। तो एक ही वर्ड के द्वारा ये जो फिल इन द ब्लैंक इसमें करना है, ये जो ब्लैंक है इसको भरना है कि द पोस्ट मास्टर रश्ड टू ओपन लेंचो सेकेंड लेटर। जैसे मैंने पढ़ा कि पोस्ट मास्टर दौड़ के गया लेंचो के सेकेंड लेटर को ओपन करने के लिए। दिस टेल्स अस दैट द पोस्ट मास्टर वाज ब्लैंक टू नो द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। ये हमको क्या बताता है कि पोस्ट मास्टर कैसा था, जो लेटर में लिखा हुआ है उसको जानने के लिए तो बहुत ही वो उत्सुक था, ईगर था, एक्साइटेड था, क्यूरियस था, जिज्ञासु था,
रेस्टलेस था, बेचैनी से भरा हुआ था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जो सेकेंड लेटर है ना उसमें लेंचो ने क्या लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ईगर लिख देंगे, है ना। तो ये पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, द पोस्ट मास्टर रश्ड टू ओपन लेंचो सेकेंड लेटर, दिस टेल्स अस दैट द पोस्ट मास्टर वाज ईगर टू नो द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। अब फोर्थ नंबर है कि वाई डिड लेंचो रिंकल हिज ब्रो व्हेन राइटिंग द लेटर, कि जो लेटर लिख रहा था लेंचो तो उसने अपने भौं को या ब्रो को क्यों बार बार हिला रहा था, डुला रहा था, क्यों उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। तो इसमें ऑप्शन ए है कि ही वॉज नॉट एबल टू पुट हिज थॉट्स इन टू वर्ड्स, कि वो जो है ना अपने विचारों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल सही है, एकदम जोश में आ गया था वो, उसका लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसका 30 पेसोस जो है ना कोई खा लिया है। तो उस उत्तेजना में, उस भावना में वो शब्दों को ना कलम के थ्रू उतार नहीं पा रहा था, पेन के थ्रू। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ही वॉज नॉट एबल टू पुट हिज थॉट्स इन टू वर्ड्स। बाकी इसके ऑप्शन देखते हैं। बी है ही वॉज नॉट श्योर दैट गॉड वुड रिस्पॉन्ड अगेन, कि वो जो है ना श्योर नहीं था कि भगवान उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेंगे फिर से। तो उसका तो भगवान के ऊपर ज़बरदस्त भरोसा था, ये चीज़ हो ही नहीं सकता। उसके बाद सी है कि ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, तो ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि वो जो है राइटिंग करने में कंफर्टेबल नहीं था दूसरों के सामने में, तो ये भी नहीं होगा। और डी है ही वॉज नॉट एबल टू कैलकुलेट हाउ मेनी पेसोस वेयर मिसिंग, तो ऐसा नहीं, वो तुरंत पैसे को गिन लिया था और उसको मालूम था कि 30 पेसोस जो है ना वो मिसिंग है। तो ये भी ऑप्शन जो है ना वो गलत हो जाएगा। अब इसमें जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ दीज यूजेज द वर्ड स्टेम्प विद द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन लाइन 5 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि ये जो वर्ड स्टेम्प है उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, जो कि लाइन 5 जो कि एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा है उसमें जो मीनिंग है। तो देखिए लाइन 5 में हमने इसमें क्या पढ़ा है कि वो जो है ना पोस्ट ऑफिस से जाकर एक स्टेम्प को खरीदता है। ये देखिए यहाँ पे बाई स्टेम्प, जिसको जीप से चाटता है और इनोलॉग के ऊपर एक पंच से उसको चिपका देता है। तो यहाँ पे जो स्टैम्प है ना वो डाक टिकट है। अब इसमें देखते हैं कि डाक टिकट वाले मीनिंग वाला सेंटेंस जो है ना वो कौन सा है। इसमें ये बोलता है कि सीमन कुड स्टैम्प एंड क्रश ड्राई ट्विंग्स विथ हिज बूट्स इफ़ ही हैड टू। तो देखिए यहाँ पे जो सीमन कुड स्टैम्प माने कूटना होता है ना, और यहाँ पे जो ट्विंग्स होता है, छोटे छोटे जो टहनी होते हैं ना, जो सूखी टहनी होता है उसको अपने बूट से वो जब चाहे तब उसको कूट देता है या उसको चूरा बना देता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। बी है सीमन हैड एन इम्प्रेसिव स्टैम्प कलेक्शन ही लाइक्ड टू बोस्ट ऑफ। तो सीमन के पास जो है ना डाक टिकट का एक अच्छा खासा प्रभावकारी कलेक्शन है जिसको वो दिखाना चाहता है, बोस्ट करना चाहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने समझा है कि स्टैम्प का मतलब यहाँ पे क्या है, डाक टिकट से है। और इसमें ऑप्शन सी है कि सीमन हैप्पीली गेव हिज स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑन द न्यू रेसिपी। यहाँ पे देखिए नया रेसिपी, नया व्यंजन बनाने का जो तरीका है उसको ये अप्रूवल के लिए स्टैम्प लगा रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और डी है कि सीमन बियर्स द स्टैम्प ऑफ अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर विद प्राइड। इसमें रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को जो स्टैम्प मिलता है, मैंने एक प्रकार का तमगा मिलता है, उसको वो प्राइड के साथ में पहनता है। तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प का मतलब हमने क्या समझा है, ये है जो पोस्टल स्टैम्प होता है, जो डाक टिकट होता है वो। आर वाला क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते हैं। अगर आप एक ध्यान से पढ़ेंगे ना और समझेंगे तो कोई भी इसमें का क्वेश्चन जो है ना आपसे गलत नहीं होगा। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो देखिए एक अजनबी का इन में आना, सराय खाने में आना, वो भी विंटर में, ठंड के दिनों में, एक बहुत ही अप्रत्याशित या अनयूजुअल इवेंट था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। तो देखिए इस प्रकार का जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, जिसका अनकॉमन अपीयरेंस, कि वो एक अजीबोगरीब दिखते थे, ये सबके जुबान पे बात करने पे मजबूर कर दिया, सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। तो मान लीजिए कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं भी आता है तो कॉमन मीनिंग आपको लेके चलना है ना, जोरों ज़्यादा दिमाग पे जवाब नहीं देना है। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और जो मिसेज हॉल थी, जो कि ज़मीन मालिक की पत्नी थी, लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि उसके साथ वो दोस्ताना रवैया अपनाएं। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन जो था एक सनकी आदमी था, उसको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसने उसको बोला माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। तो वो बताते हैं कि ईपिंग आने का उसका कारण है कि उसका इच्छा है कि वो अकेले में रहे। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। और वो बोला था कि वो नहीं चाहता कि उसको डिस्टर्ब किया जाए उसके काम में,
क्योंकि एक एक्सीडेंट के द्वारा उसका चेहरा जो है ना प्रभावित हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। तो देखिए यहाँ पे जो है ना जो मिसेज हॉल हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं अपने मेहमान से कि वो एक आत्ममुखी साइंटिस्ट हैं, एसेंट्रिक साइंटिस्ट हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या रहता है कि उस समय में जबकि विंटर रहता है उनको जो है ना जो रेंट है उसको एडवांस में पे कर देता है। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेज हॉल जो है ना तैयार हो जाती हैं इस चीज़ को भूलने के लिए कि उसके जो आदत हैं काफ़ी स्ट्रेंज हैं और वो काफ़ी गुस्सेल या सनकी स्वभाव का व्यक्ति है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी केस। लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था ना वो ज़्यादा देर नहीं चला और उस समय ग्रिफिन को इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अब नकद में कोई पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसने ऐसा दिखावा किया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक चेक जो आएगा वो कभी भी आ सकता है, उसके बाद वो सारे पैसे दे देगा। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इन व्हिच ऑफ दीज डज रेडी हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट, कि इन चारों में रेडी का वही मीनिंग कौन सा है जो कि इस एक्सट्रैक्ट में रेडी का है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नो मोर रेडी केस। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में रेडी का मतलब है कि नगद जो कि तत्कालिक हो, तुरंत का तुरंत हो। अब इसमें ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ये है कि ग्रिफिन डिडंट बिलीव दैट ही वाज रेडी टू स्पीक बिफोर द ऑडियंस। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रिफिन को ना इस बात पे भरोसा नहीं था कि वो रेडी है ऑडियंस के आगे में बोलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग जो है ना वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडी का मतलब है नगद जो तात्कालिक हो। बी है, द लैंडलॉर्ड यूजुअली गार्ड द रूम्स रेडी बिफोर एनी गेस्ट अराइव्ड, कि लैंडलॉर्ड जो है ना आमतौर पे रूम को रेडी करके रखता है ग्राहक के आने के पहले या गेस्ट के आने के पहले। सी है, मिसेज हॉल सेड देयर वाज अ रेडी सप्लाई ऑफ फूड एट द होटल, कि मिसेज हॉल ने बोला था कि यहाँ पे एक रेडी सप्लाई माने तुरंत सप्लाई है खाने का होटल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडी है ना, रेडी सप्लाई ऑफ फूड, ये उसी चीज़ को बता रहा है कि तुरंत तात्कालिक को यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से एक एक ऑप्शन को पढ़ना है और दिमाग से मैच करना है कि वहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे जो दिया है ना वो दोनों एग्जैक्ट मीनिंग के साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मोड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं एक ही एक्सट्रैक्ट में ना, तो उसको हमको ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो गया वाला ऑप्शन जो है। और डी है, द स्ट्रेंजर वाज गेटिंग रेडी टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेज। तो देखिए एक अलग चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे रेडी का मतलब जो है कि जो स्ट्रेंजर है वो नए चैलेंजेज को लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो डी ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड है, कंप्लीट द एनोलॉजी बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए एनोलॉजी में बोलता है अराइवल माने आना और एग्जिट माने होता है आपका जाना। और यहाँ पे जो हमको एनोलॉजी करना है वो है कंपनी के साथ में, कंपनी माने होता है साथ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ग्रिफिन आया रहता है ना वो इसलिए आया रहता है क्योंकि वो सॉलिट्यूड में रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। उसको हमने अच्छे से समझा हुआ है कि यहाँ पे वो बोलता है कि इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। ठीक है, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। यहाँ पे सॉलिट्यूड का मतलब क्या हो गया एकांत में, अकेले में रहना चाहता है। तो यहाँ पे जो इसका एनालॉजी होगा कंपनी का वो होगा सॉलिट्यूड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हिच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द इन। तो इन माने क्या होता है, जैसे कोई छोटा छोटा जगह होता है वहाँ पे धर्मशाला होता है या रहने के लिए कोई लाज होता है ना, उस जगह को बोलते हैं सराय खाना, धर्मशाला या लाज को इन बोला जाता है। तो इसमें उसी को पूछ रहा है कि इनके बारे में क्या चीज़ सही है। ये बोलता है इट्स लोकेशन वाज रिमोट। तो ऐसा तो नहीं था कि मिसेज हॉल का जो घर था वो रिमोट में था, तो ये नहीं होगा कि वो एकदम एकांत जगह में था। बी है, इट्स कस्टमर्स वेयर मेनली लोकल्स। तो इस चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इनमें जो आने वाले मैक्सिमम कस्टमर्स होते थे ना वो लोकल से ही होते थे, बाहर से बहुत कम कस्टमर जो है ना वहाँ पे आया करते थे, इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका सी देखते हैं, इट वाज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये जो है ना कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, ये हमने कहीं चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो ये इसका सी भी गलत होगा। और डी है, इट रिक्वायर्ड रेंट टू बी पेड इन एडवांस। तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे जो रेंट है ना वो एडवांस में पे करना पड़ता था, इसीलिए इसका ऑप्शन डी भी जो है ना वो गलत हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई डिड द पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर्स अराइवल, कि जो अजनबी व्यक्ति वहाँ पे आया उसके बारे में लोगों ने बात करना क्यों शुरू कर दिया। तो देखिए पहला ऑप्शन बोलता है कि बिकॉज ही वाज मोस्टली क्वाइट, क्योंकि वो हमेशा चुप रहता था। बिल्कुल सही है,
कि वो जो है ना सॉलिट्यूड में रहता था, ग्रिफिन जो है हमेशा चुप रहता था, इसलिए लोगों को बात करना पड़ा कि भाई आखिर ये इतना चुप रह के क्या कर रहा है। सेकेंड है बिकॉज ही वॉज मीन टू पीपल, वो लोगों के साथ मतलबी था, तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों के साथ मतलबी था। सी है बिकॉज ही वॉज इंजॉइंग द स्नो, तो इंजॉइंग भी कर रहा था स्नो को या बर्फ़ का मज़ा ले रहा था, ऐसा भी नहीं है ना, कहीं पे हमने नहीं पढ़ा है कि वो बर्फ़ का मज़ा ले रहा था। और इसमें फोर्थ है बिकॉज ही पेड द इन चार्जेज इन केस, तो ऐसा भी नहीं है कि केस में पेमेंट किया इनके चार्जेज को तो लोगों को बात करने का मौका मिला, ये भी ऑप्शन गलत है। और फिफ्थ नंबर देखते हैं बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंजर मैनर, बिल्कुल ये भी एक कारण था कि लोग बात कर रहे थे क्योंकि उसका जो ड्रेस था ना वो काफ़ी स्ट्रेंज था, जनरली लोग वैसा ड्रेसिंग नहीं करते थे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और फिफ्थ जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर टू इग्नोर ग्रिफिन्स रूडनेस एंड वियर्ड बिहेवियर, कि मिसेज हॉल जो है ना वो तैयार थी इग्नोर करने के लिए ग्रिफिन के रूखे व्यवहार को और विचित्र व्यवहार को। स्टेट टू रीजन्स वाई दिस वाज सो, कि दो रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले देखिए वो जो है ना केस में उनको पेमेंट कर देता है, प्रीपेड कर देता है, एक रीजन तय हो गया कि उनको पैसा मिल जाता है। दूसरा जो है ना ग्रिफिन उनको बताता है कि वो एक पेक्यूलियर साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है और अकेले में रह के वो काम करना चाहता है, तो इसके रीजन वन में हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज ही पेड एडवांस रेंट, और सेकेंड में लिखेंगे कि बिकॉज सी फेल्ट ग्रिफिन वाज अ पेक्यूलियर साइंटिस्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द पोएटिक डिवाइस यूज्ड, तो इसमें से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, इसके ऑप्शन को हमको चुनना है। ध्यान से देखिएगा, बोलता है यहाँ पे कि विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके बाद हुज हाइड विथ स्पार्स एज पेपर। तो देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ना उसका उद्देश्य है कि एक जानवर को के इमेज को आपके दिमाग में बनाना, जैसे कि ऊपर में एक बाघ जो है ना उसका इमेज बन रहा है टाइगर का, और सेकंड में जो है ना वो पेंथर का जो इमेज है ना वो दिमाग में बन रहा है। तो देखते हैं अब कि इसका ऑप्शन ये बोलता है वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ साउंड, यहाँ पे साउंड से जो है ना कोई वर्ड को बनाने जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी है अ वर्ड आर फ्रेज रिपीटेड एट इंटरवल्स, तो यहाँ पे वर्ड और फ्रेज भी ना रिपीट नहीं हो रहा है इंटरवल्स में, भी गलत हो जाएगा। सी है अ वर्ड आर एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन अनप्लेजेंट वन, तो अनप्लेजेंट वन के बीच में भी वर्ड एक्सप्रेशन जो है ना यूज नहीं किया गया है, ते भी नहीं होगा। डी देखते हैं कि अ वर्ड आर फ्रेज दैट क्रिएट्स अ मेंटल इमेज थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन, तो देखिए अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिप्शन के द्वारा दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाने का कोशिश किया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है कि द एक्सट्रैक्ट टेल्स अस द सिमिलरिटीज बिटवीन टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, कि हमने जो पढ़ा है एक्सट्रैक्ट में क्या उसमें सिमिलरिटीज बता रहा है टाइगर्स और लेपर्ड्स के बीच में, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। हमने यहाँ पे जो पढ़ा है उसमें बिल्कुल अलग अलग ढंग से दोनों को बताया गया है कि टाइगर कैसे दिखता है, कैसे वो हंट करता है, और उसी प्रकार से इसमें लेपर्ड जो है ना वो कैसे दिखता है और कैसे वो हंट करता है, उसको यहाँ पे अलग अलग ढंग से बताया गया, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। अब क्वेश्चन 2 में देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, दो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें एक को अटेम्प्ट करना है, ये पोएम के ऊपर बेस्ड है, पोएम से लिया गया है। तो 2A है ओ इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen। तो देखिए लिया गया है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से, इसमें बोला जा रहा है कि अगर आसपास आप घूम रहे हैं, रोम अराउंड कर रहे हैं कभी भी, तो मान लीजिए एक जो है शानदार जानवर आपको ग्रीट करता है, आपकी तरफ देखता है, और वो जानवर कैसा है कि उसमें काली काली धारियाँ बनी हुई हैं पीले ग्राउंड के ऊपर, यानी पीले शरीर पे काली धारियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही आप नोटिस करते हैं तो हो सकता है वो जानवर आपको खा ले। एक बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सरल तरीका है इसको जानने का कि ये जो है ना बंगाल टाइगर है, बंगाल का बाघ है, और इसको डिसन माने पहचानना जरूरी है ना। इसको अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो क्या होगा, आपको खा जाएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेंजा है वो है कि इफ स्टूलिंग फोर्थ अ बिस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड टू विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। इसके बाद आप और आवारागर्दी करते हुए घूम रहे हैं तो एक जानवर को आप देखते हैं जो कि जिसकी खाल पर धब्बे लगे हुए हैं और वो
जितना जल्दी आप उसको देख पाते हैं उतना जल्दी आपके ऊपर अटैक कर देता है या आपसे लिपट जाता है या हमला करता है। तो आप जान जाते हैं कि क्या है, क्लेपर्ड है, एक तेंदुआ है। और इसके बाद आपके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होता दर्द में, क्योंकि वो जो है ना बार बार आपके ऊपर उछलता रहता है या हमला करते रहता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। द वर्ड डिसन इन द लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज। तो देखिए इसमें जो हमने समझा है कि द बंगाल टाइगर टू डिसन, इसमें बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए डिसन का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहचानने का कोई भी सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज है, डिटेक्ट है, आइडेंटिटी है, जिससे सेंटेंस बन जाएगा कि द वर्ड डिसन इन लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज रिकॉग्नाइज। इसके बाद सेकेंड नंबर इसमें क्वेश्चन देखिए कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस है ना, उस ऑप्शन को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको पहले पढ़ते हैं कि विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और दूसरा है हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये जो सेंटेंस है वो आपके दिमाग में एक जानवर का चित्र बनाने के लिए यूज किया गया है। इसमें वर्ड्स को ऐसे चूज किया गया है ताकि आपके मेंटल में एक जानवर का इमेज बन जाए। जैसे कि जो पहला है वो बता रहा है कि बाघ के शरीर पे, उसके जो पीले कलर के शरीर पे काले रंग की धारियाँ होती हैं, तो हमारे मन में टाइगर का एक चित्र बनता है। और दूसरे में जो काला धब्बा लिया हुआ जानवर होता है जो कि छुपा हुआ रहता है, उसके लिए इन वर्ड्स को जोड़ा गया है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि ए है कि अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ साउंड। तो इसमें साउंड के द्वारा तो एक वर्ड नहीं बनाया जा रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। बी है अ वर्ड और फ्रेज रिपीटेड एट इंटरवल्स। तो इसमें कोई वर्ड या फ्रेज जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है इंटरवल्स में, तो भी नहीं होगा। सी है अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन अनप्लेजेंट वन। तो यहाँ पे देखिए कोई वर्ड या एक्सप्रेशन जो है ना यूज नहीं किया गया है एक अनप्लेजेंट वन के जगह में या एक अनप्लेजेंट वर्ड के प्लेस में, ते भी नहीं होगा। डी देखते हैं कि अ वर्ड और फ्रेज दैट क्रिएट्स अ मेंटल इमेज थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल यही है कि ये जो वर्ड और फ्रेज ऐसे हैं जिनके द्वारा मेंटल इमेज बनता है, जैसे एक में टाइगर का बनता है और दूसरे में लेपर्ड का बनता है, जो विविड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसके कारण। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि हमको बोलना है कि जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है कि फॉल्स है। द स्टेट टेल्स अस द सिमिलरिटीज बिटवीन टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। तो देखिए हमने अच्छे से समझा हुआ है कि इसमें जो है ना दोनों जानवर बिल्कुल अलग हैं और कहीं पे भी इसमें सिमिलरिटी जो है ना नहीं दिखाया गया है जो एक्सट्रैक्ट में हमने समझा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें ऑप्शन को चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द टोन ऑफ द पोएट व्हेन टेलिंग हाउ टू आइडेंटिफाई अ वाइल्ड एनिमल इज बोथ स्केरी एंड। तो देखिए जो टोन है ना पोएट का कि किस प्रकार से जंगली जानवरों को पहचाना जाए, वो जो है ना डरावना भी है, लेकिन साथ ही साथ जो है उनके बोलने का तरीका जो है वो फनी भी है। याद रखिएगा, इसीलिए जब भी हम पोएम को पढ़ते हैं ना तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फनी। और बाकी जो इसके ऑप्शन हैं एक्साइटिंग, शॉकिंग, सारोफुल, ये नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज़ द सेम राइम स्कीम एज दीज 4 लाइन्स। तो देखिए राइम स्कीम पहचानना बहुत ईजी है। अब इसमें ओ इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, राउंड माने यहाँ पे डी आ रहा है तो मान लीजिए इसको ए। उसके बाद द नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये हो जाएगा बी। उसके बाद विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, ये हो जाएगा ए। जस्ट नोटिस इफ ही सीड इट्स यू, ये भी क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ये यू यू बी होगा और एक राउंड और राउंड ए होगा। तो इसका राइमिंग स्पिन क्या हो गया कि ए बी हो गया। अब इसमें देखते हैं ए बी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये है सनी और फनी, ये दोनों ए हो रहा है, तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद बी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये है अ लास्ट 2 सिटीज लवली वंस एंड वास्टर, तो वास्टर को ये दे दीजिए, फिर एक कंटिनेंट को भी दे दीजिए, फिर डाइजेस्टर दोनों मिल रहा है, ये भी ये होगा। और ये जो है ना गेस्चर, तो देखिए यहाँ पे गेस्चर आ गया तो फिर से ए हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ए भी ऑप्शन जो है ना नहीं होगा। फिर सी में देखते हैं द पीपल अलॉन्ग द सेंड ऑल टर्न इन लुक वन वे, तो सेंड को ए दे दीजिए, वे को बी दे दीजिए। उसके बाद देखिए ए बी के बाद में ये जो लैंड है ना वो ए हो जाएगा, और ये जो डे है ना तो वे और डे दोनों सिमिलर हैं तो ये बी हो जाएगा। तो देखिए जो सी वाला ऑप्शन है ना उसका राइमिंग स्कीम ए बी हो रहा है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी को देखेंगे तो डी में देखिए क्या बोलता है, फ्री है ना, फ्री, स्टील और हिल और मेजेस्टी। तो इसको देखेंगे तो इसमें भी जो है
ए बी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके आर में देखिए सेकेंड एक्सट्रैक्ट है जो कि लिया गया है एमेंडा से। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। तो यहाँ पे एमेंडा बोल रही है कि मैं रपेंजल हूँ, मेरे को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो मेरा जीवन है टावर में वो काफ़ी ज़्यादा शांत है और रेयर अनोखा है। इसके बाद बोल रही है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मेरे जो खूबसूरत बाल है ना उसको उस टावर से मैं नीचे नहीं गिराऊंगी, क्योंकि नीचे गिराएगी तो जो राजकुमार घूम रहा है ऊपर चढ़ जाएगा और उसके जो ट्रैंक्विलिटी है, उसका जो शांति है ना, उसको भंग कर देगा। अब उसकी मम्मी उसको डांटती है, बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, कि इस प्रकार से नाराज़ होना तुरंत बंद करो एमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, तुम हमेशा एकदम मूडी रहती हो एमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा, कि कोई भी सोचेगा मैं तुमको डांटती रहती हूँ एमेंडा। तो इस प्रकार से मम्मी उसको डांट रही है। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स टोन इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए सेकेंड स्टेंजा में हमने अच्छे से समझा है कि जो मम्मी है ना वो उसको डांट रही है, उससे नाराज़ है। इसमें फर्स्ट बोलता है क्रिटिकल, तो देखिए मम्मी बिल्कुल क्रिटिकल है ना, उसको क्रिटिसाइज कर रही है उसके एक्शंस को, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वरीड, तो यहाँ पे मम्मी जो है ना किसी प्रकार से नहीं दिखती कि वरीड है, तो वरीड तो नहीं होगा। थर्ड है कंसर्न, चिंतित, ये भी नहीं होगा। सिंपेथेटिक, कि उसके प्रति कोई सहानुभूति रखती है या दया रखती है, तो ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा है, उसको तो चमका रही है वो, तो 4 भी नहीं होगा। और फिफ्थ है कमांडिंग, बिल्कुल वो कमांड कर रही है, उसको आदेश दे रही है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम बिल्कुल गलत व्यवहार कर रही हो। तो इसका जो है ना फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 एंड 5, क्रिटिकल एंड कमांडिंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वाई हैज लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट बीन रिफर्ड टू एज आयरनिकल, कि ये जो लाइन 6 है एक्सट्रैक्ट का, इसको क्यों आयरनिकल बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी मम्मी उसको डांट भी रही है और उसके बाद क्या बोलती है कि एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा, कि कोई भी सोचेगा कि मैं तुमको डांट रही हूँ, मतलब डांट भी रही है और ये भी चाहती है कि कोई उसको सोचे भी मत, बोले भी मत कि क्यों इस बच्ची को इतना आप डांट रही हो। इसीलिए क्या है, ये जो लाइन 6 है ना वो आयरनिकल है। तो इसके आंसर को हम लोग लिखेंगे कि लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज आयरनिकल बिकॉज द स्पीकर इज डूइंग व्हाट शी सेज, शी इज नॉट डूइंग दैट इज नेगिंग एमेंडा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है आइडेंटिफाई द रीजन एमेंडा सेज शी विल नेवर लेट डाउन हर हेयर, कि किस कारण से एमेंडा जो है ये बोलती है कि वो अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं करेगी, क्योंकि वो जो है ना ये नहीं चाहती कोई आके उसको डिस्टर्ब करे। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि सी हैज वेरी शॉर्ट हेयर, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका हेयर जो है शॉर्ट था, इसमें जो बताया गया है कि बहुत लंबे लंबे उसके हेयर थे, काफ़ी ब्राइट हेयर थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी है सी लाइक्स हर हेयर अ लॉट, कि अपने बालों को बहुत ज़्यादा चाहती थी, तो ऐसा भी हमने पोएम में कहीं नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं होगा। सी है सी विशेष टू बी लेफ्ट अलोन, यही रीज़न है कि वो जो है ना अकेले रहना चाहती थी, इसी कारण से जो अपने बाल को नीचे करना नहीं चाहती थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी बोलता है सी अवेट्स हर प्रिंस चार्मिंग, वो अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही थी, ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द एनालॉजी विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो इस एनालॉजी को जो एक्सट्रैक्ट से एक वर्ड को लेके हमको कंप्लीट करना है। अब एनालॉजी में क्या है, देखिए कि लाइफ का डेथ है ना, जीवन का मृत्यु, तो ग्रीनिंग माने होता है मुस्कुराना, ठीक है, खुश रहना, हंसते रहना। तो यहाँ पे ग्रीनिंग का उल्टा जो दिया हुआ है ना, उसकी मम्मी जो उसको डांट रही है, ये सल्किंग है। सल्किंग माने रूठना, नाराज़ होना, उदास रहना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये होगा एनालॉजी में लाइफ, डेथ, ग्रीनिंग और सल्किंग। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड ब्राइट इज यूज्ड इन अ सिमिलर मैनर एज लाइन 3 ऑफ द एक्सट्रैक्ट, कि यहाँ पे उस सेंटेंस को हमको सेलेक्ट करना है जहाँ पे वर्ड ब्राइट जो है ना वो सिमिलर मीनिंग के साथ में यूज हुआ है, जो एक्सट्रैक्ट के लाइन नंबर 3 में यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रही है एमेंडा कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे वो बालों की चमक या बालों की खूबसूरती के लिए ब्राइट का यूज की है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ए शेखर इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए शेखर के बुद्धिमत्ता को या अच्छे होने को यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसमें किसी शरीर के भाग को नहीं समझाया जा रहा है। बी है रामा लुक्ड ब्राइट एंड चिरपी टुडे, तो इसमें रामा के व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी को बताया जा रहा है, तो भी नहीं होगा। सी है बाबी शर्ट वाज सो ब्राइट एंड चेयरफुल, तो देखिए यहाँ पे जो ना शर्ट की विशेषता को बताया जा रहा है, जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे बाल के बारे में बोला जा रहा था कि बाल जो है ना बहुत ब्राइट है, तो यहाँ पे बाबी के शर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि बाबी का शर्ट जो है ना बहुत ही ब्राइट है और चेयरफुल है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, नहीं तो ना गलती हो ही सकता है। और डी है कि हेमंत हैज़ सच ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर। तो हेमंत का जो फ्यूचर है ना बहुत ही ब्राइट है, तो ये भी उस उद्देश्य में नहीं यूज हुआ है जो कि ब्राइट इस एक्सट्रैक्ट के लाइन नंबर 3 में यूज हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसको 40-50 वर्ड्स के लिमिट में हमको सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन को 12 मार्क्स मिलेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको मार्किंग स्कीम को ध्यान देना है, और मार्किंग स्कीम में ना बहुत अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से हमको इसके आंसर को लिखना है, जिसमें इफेक्ट और काज होना चाहिए, जैसे कि ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, ओइंग टू, देयरफॉर, इन वर्ड्स का यूज होना चाहिए। अदरवाइज आपके मार्क्स से जो है ना कटेंगे, मनमाना नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला डेयर्ड टू ड्रीम एंड फाट अगेंस्ट द एपेथाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कि नेल्सन मंडेला ने सपने देखने का साहस किया और जो रंगभेदी सरकार थी साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ लड़े। ही स्ट्रगल्ड फॉर द पीपल एंड लिबरेट देम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने संघर्ष किया और लोगों को गरीबी, भेदभाव और लैंगिक मतभेद इन सब से आज़ाद कराया। ड्यू टू दिस न्यू गवर्नमेंट दैट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। इसके कारण नई सरकार बना जो कि रिकॉग्नाइज करता था जो राइट्स हैं और फ्रीडम्स हैं सभी लोगों का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 रीजन्स टू सपोर्ट द ओपिनियन दैट एनएस डायरी इज इंटरेस्टिंग टू रीडर्स। कि 2 रीजन से बताना है जो कि सपोर्ट करें इस ओपिनियन को कि एनए की डायरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रीडर्स के लिए। क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनए फ्रैंक। तो इसमें भी देखिए जो मार्किंग स्कीम है ना उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके अनुसार आपको बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स से जो है ना डिडक्ट होंगे। और वर्ड लिमिट का भी बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स से कम होंगे और लास्ट में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि एनएस डायरी इज इंटरेस्टिंग टू रीडर्स बिकॉज इट वॉज रिटन थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ 13-year old. इट ब्रिंग्स टू द फोर द हॉरर्स ऑफ वॉर एंड रेशियल परसिक्यूशन एंड पर्सनलाइजेज इट्स इम्पैक्ट। तो देखिए इन्हें के डायरी जो है ना जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है ना 13 साल की एक बच्ची के द्वारा लिखा गया है जो कि उस युद्ध के खतरों को, डर को बताता है और किस प्रकार से रेशियल जो परसिक्यूशन हुआ ज्यूस के साथ में उसको दिखाता है और सारे प्रभावों को पर्सनलाइज कर देता है, लोगों तक पर्सनलाइज वे में जुड़ता है। इट वॉज डिफरेंट फ्राम प्योरली हिस्टोरिकल अकाउंट्स। और ये जो प्योरली हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं कि इतने सारे जूस मर गए और इतना कुछ हुआ, उससे बिल्कुल अलग है। इट प्रेजेंट्स एन अकाउंट ऑफ वार थ्रू द आइज ऑफ अ यंग गर्ल। और ये जो है ना ये जो वार का भयावता है उसको एक नौजवान युवती के आंखों के द्वारा ये व्यक्त करता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज फॉग टेल अस अबाउट द स्पीकर्स रिलेशनशिप विथ नेचर। कि फॉग जो है हमको क्या बताता है कि जो स्पीकर है उसका संबंध प्रकृति के साथ कैसा है। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। और अपने आंसर को एक एग्जाम्पल जो कि टेक्स्ट से लिया होना चाहिए उससे हमको सपोर्ट करना है। तो देखिए इसमें जो है ना जब भी हम इसको लिखेंगे तो सिंस और देयर फॉर इनका यूज होना चाहिए, ऐसा मार्किंग स्कीम में बोला हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो इनके द्वारा हमको जो है ना आंसर को बनाना है, अदरवाइज क्या होगा हमारे मार्क्स से जो है ना डिडक्ट होंगे। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका आंसर हम लोग लिखें। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि इट टेल्स दैट द पोएट इज ऑब्जर्वेंट एंड अटेंटेटिव टू हिज सराउंडिंग्स। तो ये क्या बोल रहा है हमको कि जो पोएट है ना वो काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ को देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। ही कंपेयर्स लिटिल कैट फीट टू द फॉग टू मेक इट मोर इंडेयरिंग एंड रिलेटेबल टू द ऑडियंस। तो वो कंपेयर करते हैं जो फॉग है उसको एक बिल्ली के पैर के साथ में, ताकि ये लोगों के साथ या श्रोताओं के साथ और ज़्यादा जुड़े। जस्ट एज द फॉग कम्स स्टेस एंड लिव्स साइलेंटली सो डज द कैट। अरे जो फॉग है ना चुपचाप आता है, ठहरता है और चुपचाप बिल्कुल उसी प्रकार से चला जाता है जैसे कि बिल्ली करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू नो दैट बेकर्स वेयर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन सोसाइटी। अब बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया क्वेश्चन है कि हम कैसे जानते हैं कि जो बेकर्स हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट हैं गोवन सोसाइटी के। तो इसमें भी देखिए देयर फॉर एविडेंस, इनके द्वारा इसके आंसर को हमको लिखना है ताकि ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा इफेक्टिव वे में इसका आंसर बने। इसके आंसर में लिखेंगे कि एविडेंस शोस दैट द बेकर्स वेर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन सोसाइटी, देयर फॉर दे वर लव्ड एंड वार्मली वेलकम्ड इनटू होम्स बाय द यंग एंड ओल्ड एलाइक। तो जो एविडेंस है ना वो बताते हैं कि जो बेकर्स हैं वो गोवन सोसाइटी के, गोवन समाज के एक
आंतरिक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट हैं। इसका कारण क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ घरों में, चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, उनके द्वारा स्वागत किया जाता है। ब्रेड वॉज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ फेस्टिविटीज एंड फंक्शंस इन दोज डेज। और उस दौरान जो ब्रेड था एक महत्वपूर्ण भाग था, जितने भी त्यौहार होते थे, जितने भी कार्यक्रम होते थे उनका। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन वाई द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो देखिए हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है कि जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कुर्ग को क्यों बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग का एक ऐसा टुकड़ा है जो कि देवता के राज्य से टूटकर निकला हुआ है। ये कुर्ग चैप्टर से लिया गया एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो है ना मार्किंग स्कीम हमको बोलता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है हमारा ओरिजिनल होना चाहिए और टेक्सचुअल एविडेंस के साथ में भरा होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है ना इसमें कटेंगे। अब इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी, रोलिंग हिल्स एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, द ऑथर कॉल्स कुर्ग ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो देखिए ये जो कुर्ग है ना उसकी जो खूबसूरती है बहुत ज़्यादा है, उसके हिल जो है काफ़ी ज़्यादा रोलिंग है और रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन है, सदाबहार है। इसलिए जो राइटर है ना उन्होंने कुर्ग को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा है जो कि ईश्वर के राज्य से टूट के बाहर निकला हुआ है। इट इज़ इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। और ये जो है रहा जाता है एक गौरवकारी रेस के मार्शल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन के द्वारा। हैंस इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसी कारण ये जो है बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। इसमें भी 40-50 वर्ड्स में हमको 2 क्वेश्चन के आंसर को देना है, 6 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाउ डिड मातिल्दास बिलीव दैट सी वाज नियर ऑफ डेस्टिनी रिजल्ट इन अ लाइफ टाइम ऑफ सारो फॉर हर। तो देखिए मातिल्दा को क्या भरोसा था कि उसका जो जन्म हुआ है गरीब जगह में हुआ, उसका शादी भी गरीब व्यक्ति के साथ में हुआ है और ये सब उसके भाग्य का दोष था, जबकि उसका जन्म होना चाहिए था अच्छे परिवार में जहाँ की वो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम और दिखावे के साथ जी सके। लेकिन उसका जो ये जो एनियर ऑफ डेस्टिनी था, मैंने उसका ये सोच कि उसमें वो दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि वो जो है बहुत ही बड़े घराने की है या बड़े बड़े चीज़ों को कर सकती है। उसने क्या किया, उसको जीवन भर का दुख दे दिया है ना। रिजल्ट इन अ लाइफ टाइम ऑफ सारो फॉर हर द नेकलेस से लिया गया है। तो इसमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो हमारे आंसर में होना चाहिए। और इसके लिए ये जो है ना इन्फ्रेंस बेस्ड जो है ना क्वेश्चन है, तो इसमें जो लैंग्वेज है होना चाहिए कि बेस्ड ऑन, आई बिलीव दैट या रिवील्स दैट, इनका यूज आपके आंसर में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है ना डिडक्ट होंगे। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि मातिल्दा बिलीव्ड दैट सी वाज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स ओनली बाई सम मिरर ऑफ डेस्टिनी। कि मातिल्दा को इस बात का भरोसा था कि उसका जन्म जो क्लर्क लोगों के परिवार में हुआ है वो केवल भाग्य दोष के कारण हुआ है, भाग्य की कमजोरी के कारण हुआ है। सी बारोड अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड टू शो अप एंड इंडेड अप लूजिंग इट। तो देखिए वो जो है ना एक नेकलेस को उधार में लाती है ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके, लेकिन आखिर में उसको घुमा डालती है। देन सी एंड हर हस्बैंड स्पेंट द नेक्स्ट 10 years ट्राइंग टू रिपे द डेट विच पुट देम थ्रू ग्रेटर हार्डशिप। उसके बाद क्या होता है, वो और उसके पति जो है ना अगले 10 साल जो कर्जा रहता है उसको छूटने में बिताते हैं, जिसके कारण उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि द तहसीलदार वाज एन एजेंट ऑफ चेंज इन भोलीज लाइफ, जस्टिफाई। तो देखिए भोले के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति था ना, वो हमने पढ़ा कि तहसीलदार था, क्योंकि वही जो है ना उसके पापा को मजबूर करता है कि भोली को स्कूल भेजें। ना तो भोली स्कूल जा पाती, ना अपने बारे में समझ पाती, ना ही वो ज़िंदगी में या समाज में कुछ कर पाती। तो इसको जस्टिफाई करना है, भोली चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में भी ना हमको एक्शन को और इम्पैक्ट को डिस्प्ले करना है अपने आंसर में, कि जैसे कि देयर फोर, हैंस, दिस काज्ड, इस टाइप के वर्ड्स का यूज करना है, अदरवाइज जो है ना इसमें मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। इसके आंसर में लिखेंगे कि द तहसीलदार चेंज्ड भोलीज लाइफ एज ही वाज द वन हु कन्विंस्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल। जैसे कि हम पढ़ के समझ चुके हैं कि तहसीलदार ने भोली के जीवन को बदला, क्योंकि ये वही थे जो उसके पापा को समझाए, कन्विंस किए कि उसको स्कूल भेजें। देयर फोर भोलीज गोइंग टू स्कूल टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ हर लाइफ। जिसके कारण भोली का स्कूल जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग या आशीर्वाद हो गया। हैंस एजुकेशन गेव भोली द कॉन्फिडेंस टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स। जिसके कारण एजुकेशन ने भोली को कॉन्फिडेंस दिया, जिसके कारण वो सोशल नॉर्म्स को चैलेंज कर सके या समाज को चुनौती दे सके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेस्ड ऑन द बुक दैट शेप्ड द अर्थ स्टेट हाउ जंपिंग टू कंक्लूजन्स हैड एन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस फॉर द मार्टियंस। तो देखिए जो इसको पढ़ के हमने समझा है कि द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, इसमें कैसे जल्दी से कंक्लूजन पे जाना जो है ना उसका कारण ये हुआ कि अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हुए,
जिसके कारण जो थिंक टैंक थे उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया नर्सरी राइम्स को और प्लान किया कि वो मार्टियन को इन्वेजन करेंगे अर्थ पे, जिनका एजम्पशन ये था कि मार्टियन जो है ज़्यादा एडवांस्ड रेस हैं अर्थ के रहने वाले लोगों के कंपेरिजन में। लेकिन इस इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन के कारण जो मार्टियन से उन्होंने अर्थ को भी छोड़ दिया और मार्स को भी इवैक्यूएट कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को इसके आंसर में हमको लिखना है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बेस्ड ऑन, आई बिलीव दैट और रिविल दैट इन प्रकार के वर्ड्स का जो है ना यूज होना है, अदरवाइज मार्क्स इसमें डिडक्ट होंगे। अब इसके आंसर में लिखेंगे थिंक टैंक मिस इंटरप्रेटेड सम नर्सरी राइम्स एंड प्लान्ड अ मार्जियन इन्वेजन ऑफ अर्थ बेस्ड ऑन द assumption दैट द मार्जियंस वेयर अ मोर एडवांस्ड रेस देन द अर्थलिंग्स। तो थिंक टैंक ने इस चीज़ को, कुछ नर्सरी राइम्स को गलत समझा, जिसके कारण उन्होंने एक मार्सियन इन्वेजन किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो मार्सियन लोग थे वो एडवांस रेट थे अर्थलिंग के कंपेरिजन में। आई बिलीव दैट ड्यू टू हिज इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन द मार्सियंस हैड टू हर्डली लीव अर्थ एंड इवैक्यूएट मार्स। और मेरे को लगता है कि उसके इस इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन के कारण जो मार्सियंस थे उन्होंने जल्दी से अर्थ को छोड़ा और मार्स को भी इवैक्यूएट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है ना आई बिलीव दैट, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हमको आंसर में यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 में से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो इसको वही बच्चा कर पाएगा जो कि काफ़ी अच्छा सोचने में माहिर होगा और जिसका इंग्लिश में राइटिंग का पकड़ जो है ना काफ़ी मजबूत होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि 2-2 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कैसे जो मार्किंग इसी में बोला गया है उसके अनुसार हम इसके आंसर को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट व्हेन एन फ्रॉम द पोएम एन एग्री वुड लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर एज कंपेयर टू नतालया फ्रॉम द प्रपोजल, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच ऑफ द टेक्स्ट। तो देखिए इसमें हमको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है किसके साथ, एन का पोएम एन एग्री से, और वो किस प्रकार का जीवन साथी खोज रही थी या खोजना चाहेगी उसको कंपेयर करना है जो नटालया है द प्रपोजल जो प्ले है उससे। साथ ही साथ इसमें बोलता है कि हमारे आंसर को हमको जस्टिफाई करना है ना, किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ में जो कि टेस्ट से लिया गया होगा, जैसे कि हमको एनेगैरी के टेस्ट से इसमें लेना है और द प्रपोजल के टेस्ट से हमको लेना है और उसके अनुसार हमको इस आंसर को बनाना है, जिससे ये जो क्वेश्चन है ना वो एकदम कंप्लीट लगे। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि एन एंड नतालया हैव वेरी डिफरिंग व्यूज़ ऑन व्हाट दे वुड लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर, व्हाइल एन इज लुकिंग फॉर द ट्रू लव, इट वुड सीम लाइक नतालया इज लुकिंग फॉर सोशल मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो देखिए एन और नतालया का जो लाइफ पार्टनर के लिए विचार था वो बिल्कुल अलग था। एन को एक ट्रू लव की, सच्चे प्यार की तलाश थी, जबकि नतालया जो है ना वो अपने समाज और परिवार की हैसियत के हिसाब से, अपने धन की सुरक्षा के हिसाब से लाइफ पार्टनर खोज रही थी। एन वुड लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर हु इज सिंसियर एंड नॉट सुपरफिशियल, और एन जो है एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो कि गंभीर हो और दिखावा पसंद ना हो। सी वुड कलर हर हेयर सच दैट सी कुड फाइंड समवन टू लव हर फॉर हु सी वाज रादर देन हाउ सी लुक्ड। वो अपने बालों को ऐसे रंग में रंगना चाहती थी कि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको इसलिए चाहे क्योंकि वो जैसी है, न कि वो जैसी दिखती है। इसके कारण से ना वो एक निस्वार्थी पति का साथ चाहती थी लाइफ पार्टनर के रूप में, जो कि उसको उसके आंतरिक खूबसूरती के लिए प्यार करे, न कि एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। उसके बाद देखिए नतालया के साथ क्या था कि नतालया डज नॉट सीम टू ट्रूली लव और फील अफेक्शन फॉर लोमो। नतालया जो है ना पूरे के पूरे हमने प्ले में पढ़ा है कि उसको वास्तव में लोमो के साथ न तो दिल से प्यार था, न किसी प्रकार का उसको अफेक्शन था। सी सीम्स टू कॉन्स्टेंटली आर्गू विथ लोमो अबाउट हु ओन्स अ पीस ऑफ लैंड और हुज डॉग इज बेटर बट स्टिल एग्रीज टू मैरी हिम। वो जो है लगातार उसके साथ लड़ती रहती, झगड़ती रहती थी लोमो के साथ में कि वो ज़मीन का टुकड़ा जो है ना किसका है या किसका कुत्ता बेहतर है। इसके बाद भी जो है ना उससे वो शादी करने को तैयार हो जाती है। सी सीम्स टू प्राइमरीली एग्री टू गेट मैरिड फॉर इकोनॉमिक रीजन्स, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो जो ना वास्तव में उसके साथ शादी के लिए इसलिए तैयार होती है क्योंकि उसके जो कारण थे वो आर्थिक थे, इकोनॉमिक थे, क्योंकि लोमो के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था और इसके पास भी बहुत सारा प्रॉपर्टी था और वो नहीं चाहती थी कि उसका प्रॉपर्टी जो है ना कहीं और जाए। क्वेश्चन 8 का आर है एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी और अ पोएम कैन इन्हांस इट्स प्लॉट विथ रेफरेंस टू डस्ट ऑफ स्नो एंड टी फ्रॉम असम। तो देखिए इसमें हमको ये बताना है कि कैसे किसी स्टोरी या पोएम का जो सेटिंग है ना वो उसके प्लॉट को इन्हांस कर देता है। इसमें हमको रेफरेंस लेना है डस्ट ऑफ स्नो और टी फ्रॉम असम से।
तो देखिए इसमें जो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है ना, तो उसमें हमको बहुत ही केयरफुली इसके आंसर को स्ट्रक्चर्ड करना है और जो भी आइडियाज़ हम इसमें प्रेजेंट करेंगे ना वो कोहेसिवली रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि इसमें हमको ये ना लगे कि हम बिल्कुल अलग अलग ढंग से लिख रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हमको ध्यान देना है कि जो वोकैबुलरी है ना वो लिमिटेड होना चाहिए और जो बेसिक आइडिया है ओवरऑल मीनिंग को उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिर इसके आंसर को हम लोग कैसे एक्यूरेट वे में लिखें। अब इसका आंसर है कि सेटिंग ऑफ अ स्टोरी और अ पोयम कैन इन्हांस इट्स प्लॉट एज इट सेट्स द टोन एंड द मूड ऑफ एनी पीस ऑफ राइटिंग। तो देखिए किसी भी स्टोरी का जो सेटिंग होता है ना या पोयम का सेटिंग होता है वो क्या करता है, प्लॉट को इन्हांस कर देता है, क्योंकि ये जो है ना जो टोन है या मूड है राइटिंग के पीस का उसको सेट करता है, उसको बनाता है। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो टॉक्स अबाउट हीलिंग एमिडिस्ट नेचर। ये जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है ना वो किसके बारे में बात करता है, वो प्रकृति के बारे में बात करता है और प्रकृति किस प्रकार से चीज़ों को ठीक कर सकती है उसके बारे में बात करता है। व्हेन वी एक्सपीरियंस गुड वेदर इट अपलिफ्ट्स आवर मूड एंड वी आर कामर एंड इन अ मोर रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम अच्छे मौसम का महसूस करते हैं तो ये हमारे मूड को अच्छा कर देता है, हम शांत हो जाते हैं और हमारा दिमाग में एक रिलैक्स्ड स्टेट आता है। इन द स्टोरी टी फ्रॉम असम द अराइवल एट असम सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। और उसी प्रकार से जो स्टोरी है टी फ्रॉम असम, इसमें जब जो करेक्टर हैं असम में आते हैं तो बाकी की स्टोरी के लिए एक टोन सेट हो जाता है। हाउ राजवीर फील्स रिएक्ट्स टू थिंग्स इज एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज नेचुरल सराउंडिंग्स। उसके बाद राजवीर जो महसूस करता है, रिएक्ट करता है चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा आत्मविभोर हो जाता है। इसका मूल कारण क्या रहता है कि उसके आसपास की जो खूबसूरती रहती है, नेचुरल सराउंडिंग्स जो रहता है ना, उससे वो गहराई से प्रभावित हो गया रहता है। इन डस्ट ऑफ स्नो क्रोस एंड हेमलॉक ट्रीज आर बोथ व्यूड एज इनऑस्पिशियस। तो डस्ट ऑफ स्नो में जो कौवा है और हेमलॉक का पेड़ है ना उसको अशुभ माना जाता है। बट द पोएट इज एबल टू शो देम इन पॉजिटिव लाइट बिकॉज हिज परसेप्शन हैज चेंज्ड। लेकिन जो कवि है ना वो इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में दिखाते हैं, क्योंकि उनका जो मान्यता है इनको लेकर चेंज हो जाता है। इन टी फ्रॉम असम ब्यूटीफुल ग्रीन कवर ऑफ टी गार्डन्स इंक्रीजेज राजवीर एक्साइटमेंट एज ही फ्रॉम सिटी वेयर देयर इजंट इनफ ग्रीन कवर। तो जो टी फ्रॉम असम है ना उसमें जो ब्यूटीफुल ग्रीन कवर है टी गार्डन्स का, जो टी गार्डन्स या चाय के बगानों की खूबसूरती है, वो राजवीर के उत्साह को बढ़ा देता है, क्योंकि वो जो है शहर से रहता है जहाँ पे इस प्रकार का हरियाली जो है ना वो देख नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी स्टेट हाउ मिसेज पंफ्रे डिड मोर हार्म देन गुड टू ट्रिकी। तो देखिए जो हमने अच्छे से समझा है कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी में मिसेज पंफ्रे बहुत धनवान महिला थी और वो बहुत ही सुख सुविधा में रहती थी और उसी के अनुसार वो ट्रिकी जो उनका पालतू कुत्ता था ना उसको भी खिलाती पिलाती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि ट्रिकी जो है इतना मोटा हो गया कि उसको ज़िंदा रहना भी कठिन हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इसके आंसर को काफ़ी इफेक्टिव वे में लिखना है। मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखें ताकि वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो और हमको फुल मार्क्स मिले। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि मिसेज पंफ्रे नीडेड टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट सो दैट ट्रिकी कुड हैव बीन अ हेल्दियर पेट। तो देखिए मिसेज पंफ्रे को ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट होना चाहिए था, जिसके कारण टिकी जो है ना एक अच्छे स्वास्थ्य वाला पेट होता, हेल्दियर पेट होता। सी वॉज अ रिच वुमेन हु लव्ड हर डॉग वेरी मच। वो एक धनवान महिला थी जो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। सी यूज्ड टू ओवर फीड ट्रिकी आउट ऑफ हर लव एंड कंसर्न, कि अपनी चिंता और प्रेम के कारण वो ट्रिकी को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती थी। सी यूज्ड टू सर्व हिम कॉड लिवर ऑयल एंड माल्ट बिटवीन मेन मिल्क एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू गिव हिम स्ट्रेंथ। वो जो है ना उसको कॉड लिवर ऑयल और माल्ट खिलाती थी खाने के बीच में और हॉर्लिक्स से पिलाती थी डिनर के बाद ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। मिसेज पंफ्रे ओवर इंडल्जेंस वुड हैव प्रूवन फेटल फॉर ट्रिकी। और मिसेज पंफ्रे का जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम था ना वो खतरनाक साबित हुआ ट्रिकी के लिए। मिस्टर हेरियट्स इंटरवेंशन सेव्ड ट्रिकीज लाइफ। लेकिन जो मिस्टर हेरियट का इंटरवेंशन होता है उससे ट्रिकी का जीवन बच जाता है। इवन दो हर इंटेंशंस वेयर गुड एंड सी मींट नो हार्म। यद्यपि कि उसके जो इच्छाएं थी, इंटेंशन था मिसेज पंफ्रे का ट्रिकी को लेकर वो अच्छा था और उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। अननोइंगली सी काज्ड ग्रेट हार्म टू हर बिलव्ड पेट। लेकिन न जाने अनजाने में ही वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान कर रही थी, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही थी अपने प्यारे पेट को, ट्रिकी को। इफ़ सी डिडंट इंडल्ज एंड स्पॉइल ट्रिकी ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ। अगर वो इस प्रकार का प्रेम नहीं दिखाती और ट्रिकी को छोड़ देती तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी स्थिति में रहता।
क्वेश्चन 9 का आर है डिस्क्राइब द ट्विस्ट इन द प्लॉट इन द मिडनाइट विजिटर, एनालाइज हाउ फॉलोअर्स ओपिनियन ऑफ असेबल मस्ट हैव अंडरगॉन अ चेंज आफ्टर द प्लॉट ट्विस्ट। इसमें जो ट्विस्ट होता है प्लॉट में, जो हमने अच्छे से समझा है मिडनाइट विजिटर में, क्योंकि जो ये असेबल जासूस होता है ना, ये काफ़ी मोटा रहता है, जिसको पहली बार फॉलोअर्स को देख के लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना बिल्कुल बेकार है, जासूसी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे उसके कामों को देखता है ना, तो वो एक ट्विस्ट महसूस करता है अपने सोच में, और उसका जो सोच रहता है असेबल को लेकर वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों को शामिल करते हुए इसके आंसर को हमको लिखना है, और ध्यान देना है कि जो ग्रामेटिकल एरर हो ना हो, और बिल्कुल इफेक्टिव वे से अरेंज्ड मैनर में आंसर हम लिख पाएँ, जिससे हमको पूरा मार्क्स मिले। तो चलिए इसके आंसर को लिख के हम लोग फिर देखते हैं। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि प्लॉट ट्विस्ट, द नॉक ऑन द होटल रूम डोर वाज नॉट रियली अ पुलिसमैन, कि जो नॉक होता है, जो खटखटाना होता है होटल रूम के दरवाजे पे, वो एक पुलिसमैन का नहीं होता है वास्तव में, बट अ वेटर हु हैड बीन आस्क्ड टू ब्रिंग अप ड्रिंक्स, लेकिन एक वेटर का रहता है जिसको ड्रिंक्स के लिए बुलाया गया रहता है। द रूम डिड नॉट हैव एन अटैच्ड बालकनी एज डिस्क्राइब्ड बाई असेबल, सो व्हेन मैक्स स्टेप्ड आउट ही वाज इंजर्ड सिंस ही लैंडेड ऑन द हार्ड ग्राउंड बिलो इंस्टेड ऑफ बालकनी। तो देखिए रूम में जो है ना कोई भी अटैच्ड बालकनी नहीं होता है, जो कि असेबल उसको समझाया रहता है। मैक्स से जब वहाँ से कूदता है तो वो चोटिल हो जाता है, क्योंकि वो कठोर धरती पे गिरता है बालकनी की जगह में। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एट द एंड मेड द स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल प्रोटोगोनिस्ट। तो जो एक अनोखा या अनएक्सपेक्टेड, जिसको सोचा गया नहीं रहता है, वो ट्विस्ट जब एंड में होता है इस स्टोरी में, तो ये जो स्टोरी है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटोगोनिस्ट बन जाता है। इसके बाद देखिए फॉलोअर्स चेंज इंप्रेशन ऑफ असेबल, कि फॉलोअर का जो इंप्रेशन असेबल को लेकर कैसे चेंज होता है, कि असेबल वाज नथिंग लाइक द टिपिकल स्पाई दैट फॉलोअर हैड सीन पोर्ट्रेड इन द मूवीज एंड द नॉवेल्स। तो असेबल जो है ना उस प्रकार के स्पाई या जासूस नहीं होता है जो कि फॉलोअर जो है देखा रहता है मूवीज में, नॉवेल्स में। असेबल्स इंटरेक्शन विथ मैक्स एंड हाउ यू आउटविट हिम रियली इम्प्रेस्ड फॉलोअर, और जिस प्रकार से असेबल का इंटरेक्शन होता है, मुलाकात होता है मैक्स के साथ में, और कैसे उसको आउटविट करता है, उसको छलता है, इससे फॉलोअर जो है ना बहुत ही गहराई से इम्प्रेस्ड हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे समराइज करेंगे कि वाइल फॉलोअर वाज इनिशियली डिसअपॉइंटेड एंड अनइम्प्रेस्ड बाई असेबल, कि फॉलोअर जो है ना शुरू में डिसअपॉइंटेड होता है और असेबल से प्रभावित नहीं रहता। हिज ओपिनियन इज मस्ट लाइकली टू हैव चेंज्ड टू वन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ओ आफ्टर असेबल वाज एबल टू आउटविट मैक्स, लेकिन उसका जो विचार रहता है, भावना रहता है, वो चेंज हो जाता है, वो सम्मान करने लगता है असेबल का, क्योंकि असेबल जो है ना मैक्स को आउटविट करने में सक्षम होता है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।